मेजरली हमारा टारगेट क्या है कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको पूरी तरीके से तोड़े। एंड व्हेन आई से पूरी तरीके से, इट इज 360 नेचर। कि एडजर्नमेंट प्रोसेस जो है वो स्पीकर या चेयरमैन करता है और इसमें बेसिकली सिटिंग टर्मिनेट होती है जबकि सेशन इंटैक्ट रहता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है चेंजेस में। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लो आज के हिसाब से कोई चीज रिडंडेंट हो चुकी है तो हम रिपील भी कर सकते हैं। हमने एग्जैक्टली किया भी है। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको फ्यूचर में देखना है कि कभी भी आपसे ये पूछ सकते हैं कि इटूरी कहाँ पे है, नॉर्थ क्यू कहाँ पे है, तिरसो कहाँ पे है, ज़ेपोरोजिया कहाँ पे है। अगर आप इंडिया के लेवल पे देखते हो तो इंडिया आज के दिन बहुत सारे सिस्मिक जोन्स में डिवाइडेड है। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कर रखा है। हेलो एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। माय नेम इज अवनीश और आज जो है वो हम अपने क्यू डीएनए सीरीज के एपिसोड नंबर 2 पे हैं। क्यू डीएनए सीरीज एग्जैक्टली है क्या, मैं रिवाइंड कराना चाहूंगा। क्यू डीएनए सीरीज स्टैंड फॉर क्वेश्चन का डीएनए। इसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस है उसको हम थीमेटिक एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो यूपीएससी में बार बार आ सकता है। एक एवरेज एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से हम बार बार जो प्रिडिक्टेबल एरिया के थीम है उनको डिसफर करते हैं 360 डिग्री एंगल से। तो इसी थीम को बढ़ाते हुए हम आप अपने सेकंड स्टेज पे हैं, सेकंड वीडियो पे हैं और हम धीरे धीरे, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये वीडियो जो है वो पिछला वीडियो जो है एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है, वो और आगे फॉरवर्ड होगा। हर वीक जो है वो आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे और उसके अंदर में आपको मेरा विजडम और भी लोगों का विजडम जो है वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में जब एक्चुअली लोगों को लगा था कि हाँ नंबर लाना मुश्किल है, वहां पे भी उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये विजडम ही है जो एक्चुअली एक नॉर्मल एस्पिरेंट को एक सीरियस एस्पिरेंट में कन्वर्ट करता है। वरना तो आप खुद सोचो कि ये जो फोमो की प्रॉब्लम है वो हर इंसान को, हर एस्पिरेंट को आज के दिन है। ये फोमो बीट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो आप आज के दिन कंट्रोल कर सकते हैं उनको बेटर तरीके से कंट्रोल किया जाए, rather देन अनकंट्रोलेबल एरियाज में अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट किया जाए। तो क्वालिटी के क्वेश्चंस हमने पिछले क्यूडीएनए सीरीज में देखे और इस क्यूडीएनए सीरीज में जिस टाइप क्वालिटी के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वो डायरेक्टली लिफ्टेड है हमारे सृजन प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज से। आपको बताना चाहूँगा जो अगली टेस्ट सीरीज़ है हमारी सृजन 2.0 वो 2 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है और इसमें 3 फेजेज़ मॉडल के हिसाब से ये काम करती है, जिसमें स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है उसमें प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड तरीके से आपकी तैयारी कराई जाती है। जबकि सेकंड फेज़ में इट इज़ प्रीलिम्स ओनली तैयारी आपकी होगी क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको नियर करेगा और प्रीलिम्स के बाद आपकी फ़ोकस जो है वो मेंस की तरफ हो जाएगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट इसके अराउंड में है तो आप इस इंटरेस्ट फॉर्म को, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं ताकि जो टीम है आपसे रीच आउट कर सके और आपके जितने डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सके। थैंक यू वेरी मच। अगर हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, वैसे मैं आपको रिवाइंड कराना चाहूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू गो बैक टू द लास्ट वीडियो एंड कवर। उसमें हमने काफ़ी अच्छे डाइवर्सिफाइड सेक्शंस के क्वेश्चंस को कवर किया था। उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था जिसको काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया था। इस वीडियो में भी हम उसी चीज़ को रिवाइंड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके अराउंड में। मेजरली हमारा टारगेट क्या है कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको पूरी तरीके से तोड़े। एंड व्हेन आई से पूरी तरीके से, इट इज 360 नेचर। कि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रोबेबल फ्यूचर में क्वेश्चंस बनता है तो इसी थीम के अराउंड में बनेगा और अगर वो बनता है तो आपके चांसेस उसको सही करने के सबसे ज्यादा होंगे कंपेयर टू समवन हु हैज नॉट डन दैट 360 डिग्री पर्सपेक्टिव एनालिसिस। और आज के दिन आपको ये चीज हमेशा समझना है कि यूपीएससी पीवाईक्यू का एक्सेस सबके पास है, बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस। आज के दिन यही चीज आपको वो डिफरेंस समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। तो ये चीज के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट रिवाइंडिंग यू अगेन, किस तरीके से जो प्रीलिम स्टेज है वो आज के दिन सबसे मैक्सिमम कंपटीशन के साथ में आगे जा रहा है। प्रीलिम स्टेज सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंपटीशन है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हार्डली 13,000 स्टूडेंट्स विल सेट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। एंड इस 13,000 स्टूडेंट्स में से आप समझ लो कि लगभग लगभग हर साल क्या होता है कि लगभग 1500 स्टूडेंट जो हैं वो लैंग्वेज पेपर में ही फेल हो जाते हैं। लैंग्वेज पेपर होती है हमारी, तो लैंग्वेज पेपर में ही हर साल 1500 बच्चे फेल हो जा रहे हैं। और उसके बाद आप सोचो कि किस लेवल का कंपटीशन बच जाता होगा। जीएस 1 2 3 4 एसएस हार्डली मैटर्स। पॉइंट यहाँ पे ये चीज है कि इस लेवल पे काफी सीरियस एस्पिरेंट एलिमिनेट हो जाते हैं एंड दैट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। हर साल आप देखोगे कि काफी इंडियन पुलिस सर्विस में जिन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जिनका सिलेक्शन पिछली बार हो गया था, उन लोगों को भी यूपीएससी सक्सेसफुल होती है प्रीलिम स्टेज में स्किम आउट करने में। तो ये एक चीज दिखाता है कि अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट है और अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट को बीट करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप देखोगे दिस हर टाइम पीरियड पे जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो 3 बच्चों में
एक बच्चा सेलेक्ट होगा। वो इसी तरीके से यहाँ पे 10 बच्चों में एक बच्चा सेलेक्ट होगा। बट यहाँ पे जो रेशियो है ये बहुत डेंजरस रेशियो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ में प्रिपेयर करो। वरना तो आपको मैं बताना चाहूँगा, पढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। पढ़ने के लिए आपको एथिक्स भी खत्म करना है, जीएस 1 भी करना है, जीएस 2 भी करना है, जीएस 3 भी करना है। सबके अंदर में अलग-अलग सब्जेक्ट्स है। हर जीएस पेपर में 3 से 4 चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं। आपको ऑप्शन भी कंप्लीट करना है, आपको सीसैट भी कंप्लीट करना है, आपको कंपल्सरी पेपर भी कंप्लीट करना है। करने के लिए बहुत कुछ है। सीधी बात है, यूपीएससी क्या रिवॉर्ड कर रही है और किस चीज़ को बोल रही है कि किसको पनिश कर रही है। अगर मैं एक वर्ड में आपको समराइज़ करूँ, ए पर्सन हू इज़ वेरी गुड एट मैनेजिंग हू इज़ वेरी गुड एट मैनेजिंग स्टफ विल हैव एन एज इन दिस एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, खास तौर पे प्रेशर सिचुएशंस को, तो आपके सिचुएशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना ही एग्जैक्टली आपको सबसे पहली बार देखने को जहां मिलेगा, वो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक्यूट प्रेशर रहेगा, जहां पे एक्चुअली 2 घंटे में आपको जीएस पेपर 1 देखना होगा। फिर आपको कुछ ब्रेक के बाद में फिर से सी सेट में बैठना होगा। तो ये प्रेशर तो होगा ही। और आज नहीं, आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आप एक्चुअली जाओगे फोर फ्रंट में, तब भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आपकी प्रिपरेशन यहीं से प्रेशर हैंडल करने की स्टार्ट होनी चाहिए। सो मूविंग अहेड, सो अगेन सेइंग कि जिस भी स्टूडेंट ने पुराने वाले लेक्चर नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो के, बिल्कुल जाके देखिए। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने, उनको आप जरूर लिखें, ताकि आपको एनालाइज हो कि आप क्या मिस कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन में। अगर हम आगे बढ़ते हैं, एज यूजुअल, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, एंड हमेशा की तरह टेक ए 5 सेकंड पॉज। जैसा मैं हट गया, और 5 सेकंड पॉज लेने के बाद में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और बताएं कि एग्जैक्टली आपने क्या इसको मार्क किया है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैप्ड क्वेश्चन है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और कैसे दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस थीम के अराउंड में हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर आप देखते हो, इस क्वेश्चन में पहले ही हमने हाईलाइट कर देना है कि हमसे क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम रहती है कि हम इनकरेक्ट को ध्यान से नहीं देखते। कभी करेक्ट पूछता है, कभी इनकरेक्ट पूछता है, और यहाँ पे काफी लोग जो है वो अपना नंबर वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपसे एक क्वेश्चन नहीं होती एग्जाम में, 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में उस लेवल का प्रेशर बहुत एक्यूट होता है। तो सबसे पहला काम, करेक्ट को हाईलाइट करो या इनकरेक्ट को हाईलाइट करो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। First statement is saying the president can return a bill passed by the parliament once for reconsideration, but is bound to assent if it is passed again. फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है। मान लेते अभी हमें नहीं पता, तब हम आगे देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स, इंक्लूडिंग व्हेन नो पार्टी कमांड्स ए मेजोरिटी इन लोकसभा। थर्ड इज, द प्रेसिडेंट कैन promulgate an ordinance only when at least one of the house of the parliament is not in session. अब सवाल यहाँ पे ये चीज है कि इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि अगर एक भी हमें कोई स्टेटमेंट मिल जाता है जो एक्चुअली इनकरेक्ट है, तो हम डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखो, पहला ही चीज लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन रिटर्न ए बिल passed by parliament once for reconsideration, but if it is passed again, it is bound to assent if it is passed again. This is correct statement. ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज, द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स, इंक्लूडिंग व्हेन नो पार्टी कमांड ए मेजोरिटी इन लोकसभा। अब जब नो पार्टी कमांड करेगा, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हंग असेंबली। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हंग असेंबली। और वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में नहीं है। जिस टाइप की डिस्क्रिशन जो है वो गवर्नर एंजॉय करता है, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय करता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, जिसका सीधा मतलब है कि अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, तो बिना उनके एड एंड एडवाइस के प्रेसिडेंट उस समय एक्ट कर सकता है। और इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आपने इस चीज को डिसिफर कर लिया कि हंग पार्लियामेंट के सिचुएशन में, हंग पार्लियामेंट अगर होता है, हंग असेंबली अगर होता है, उस सिचुएशन में ये अपने खुद के डिस्क्रिशन पे एक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये चीज आइडिया लग गया कि नहीं, सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। अगर जैसे ही आपको ये आइडिया लगा कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, आप वैसे ही अपने आंसर पे पहुंच जाते हो, दैट इज 1 and 3. 1 and 3. Third statement is, the president can promulgate an ordinance only when at least one house of the parliament is not in session.
ऑर्डिनेंस का जिक्र जो है वो आर्टिकल 123 के अंदर में है। आप सीधी बात समझने की कोशिश करो, ऑर्डिनेंस एक इमरजेंसी रूट है। मतलब वो बेसिकली नॉर्मली जब भी आपको कोई लॉ बनाना होता है तो आपको लोकसभा भी चाहिए, राज्यसभा भी चाहिए, और उसके बाद ये दोनों में जब चीजें पास हो जाती हैं फिर प्रेसिडेंट उस पर अपना सिग्नेचर करके उसको एक्ट बनाता है। बट अगर मान लो कि अगर लोकसभा एक्टिव नहीं है, राज्यसभा है, उस सिचुएशन में लॉ बनाने के लिए तो ये दोनों चाहिए, लेकिन उस सिचुएशन में अगर मेरे को फिर भी अगर कानून चाहिए तो एक ऑर्डिनेंस जो है उस समय तरीके से एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये इसका जरूरत ही तब पड़ता है जब एक्चुअली एक हाउस जो है वो पार्लियामेंट का सेशन में ना हो। आंसर इज 1 and 3 ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ये भी चीज है कि प्रेसिडेंट टॉपिक के अंदर में प्रेसिडेंट के पास में कौन कौन सी पावर्स है। प्रेसिडेंट की पावर्स अगर आप देखोगे, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, मिलिट्री पावर्स क्या है उसके पास में, वीटो पावर्स क्या क्या है उसके पास में, ये आपके लिए एक टॉपिक 360 परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है और प्रेसिडेंट क्या एक्स्ट्रा जो है गवर्नर से क्या अलग है, ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में बुक में जाओगे तो डायरेक्टली ये मेंशन भी किया हुआ है एक टेबुलर फॉर्मेट में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग अहेड, एग्जैक्टली जैसा हमने बताया था कि अंडर आर्टिकल 111 के अंदर में प्रेसिडेंट कैन रिटर्न इन नॉन मनी बिल वंस फॉर रिकंसिडरेशन, बट अगर वो पास हो जाता है, इफ पास्ड अगेन एसेंट बिकम्स मैंडेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट में जाते हो, इन द केस ऑफ हंग पार्लियामेंट the president has discretion of appointing the prime minister and it is not bound by the advice, and this discretion we call it सिचुएशनल नेचर का। मैंने जस्ट बताया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में सिचुएशनल डिस्क्रिशन की बात की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेके, rather than कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जो गवर्नर के पास में है। थर्ड स्टेटमेंट हमने जस्ट जिक्र किया है कि एक्चुअली आर्टिकल 123 जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बताता है और वो रिक्वायर करता है कि एक्चुअली एटलीस्ट वन ऑफ द हाउस जो है वो होना ही चाहिए, और अगर दूसरा हाउस नहीं है, क्योंकि लॉ पास करने के लिए दोनों होना चाहिए, तब बेसिकली ऑर्डिनेंस जो है उसका इंपॉर्टेंस आता है, इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इट रिक्वायर्स दैट एटलीस्ट वन ऑफ द हाउस मस्ट नॉट बी इन सेशन। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तभी ऑर्डिनेंस की जरूरत होती है, ऐसा सिचुएशन बनता है तभी ऑर्डिनेंस की जरूरत होती है। अगर आप ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जानते हो तो दो केसेस बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड आरसी कूपर केस एंड डीसी वाधवा केस। तो इट माइट बी ए सिचुएशन जब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आरसी कूपर केस और डीसी वाधवा केस जो है वो ये फेमस केसेस है, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में है। तो ये आप बेसिक तरीके से इनके बारे में जानकारी रखनी जरूरत होती है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि एक ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी बड़ी हो सकती है, ऑर्डिनेंस कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है, मतलब अगर उसको अप्रूव ना कराया जाए तो ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी बड़ी हो सकती है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बार बार क्वेश्चन इसके राउंड में आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है। मूविंग अहेड, अगर आप देखते हो कि इसका एग्जैक्टली थीम कहां से उठा है, यूपीएससी 2024 में जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था वहां पे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो पार्लियामेंट चैप्टर से डायरेक्टली लिफ्टेड है। लक्ष्मीकांत से अगर हम बोले या फिर कोई भी पॉलिटी की बुक से बोले तो आप देखते हो कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लो प्रोरोगेशंस क्या होती है, एडजर्नमेंट क्या होती है, एडजर्नमेंट सैनिडाई क्या है, डिसोल्यूशन क्या होती है, इसमें क्या अंतर है, हम उस पर बात करने वाले हैं। बट आप 2024 का एग्जाम का पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट स्टेटमेंट पे अगर आप देखते हो क्वेश्चन को, आप पहले 5 सेकंड का टाइम लेके एज यूजुअल जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, आप एक ब्रेक ले सकते हो 5 सेकंड का, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और फिर आ सकते हो वीडियो पे वापस। तो बेसिकली आप इस वीडियो में देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोग्रेशन ऑफ हाउस बाय द प्रेसिडेंट इन इंडिया डज नॉट रिक्वायर्स द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रोग्रेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सीने डाई, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session। ये बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जस्ट अभी हमने बात की थी कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन के नाम पे, अभी जस्ट हमने बात की थी कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन के नाम पे हंग पार्लियामेंट के कंसेप्ट में मैंने बोला कि ये प्रेसिडेंट जो है अपना दिमाग नहीं लगाता, या लगाता है, सॉरी,
तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जो एग्जैक्टली मैंने अभी जस्ट बात की है, समझ में? बट अगर आप थर्ड स्टेटमेंट में अगर आप दिमाग लगाते हो तो आप देखते हो कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, क्योंकि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के तो सिर्फ यहां पे आपको दिख रहा था कि हाँ हंग पार्लियामेंट के केस में वो अपना दिमाग लगा लिया उसने, बट बाकी जगह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेगा। तो अगर अगर बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि यार बी गलत होगा, ए भी गलत होगा। अब मुझे पता चल गया कि या तो सी आंसर होगा या डी होगा। अब मेरा एक्चुअली दिमाग यहां लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट फिर गलत होगा। इसका मतलब यह है कि प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये गलत स्टेटमेंट है। आइडियली ये चीज होना चाहिए कि प्रोरोगेशन जो है वो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसके एडवाइस पे करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करेगा। ये आप एलिमिनेशन से भी बना सकते थे, वैसे आप अगर लक्ष्मीकांत या कोई भी पॉलिटी की बुक पढ़ते तब भी आप ये बना पाते। सेकंड स्टेटमेंट पे बात करते हैं। Prorogation of a house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session. Answer is C. सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, बिकॉज सेशन को पहले भी खत्म कर सकता है प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि वो बेसिकली टाइम के बाद ही करेगा, वो पहले भी उस चीज को प्रयोग कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये चीज समझना है कि इवन तो आपको वो चीज नहीं भी पता है तब भी आप उसको कैसे डिसफर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जस्ट हमने हंग पार्लियामेंट का यूज करके किस तरीके से हमने इसको तोड़ने की कोशिश की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लिंक करते हैं, अगर छोटा सा मैं आपको ये प्रोलोगेशन, डिसोल्यूशन, एडजर्नमेंट ये चीज है, तो आप देखो एडजर्नमेंट में क्या होता है कि इट ओनली टर्मिनेट्स ए सिटिंग एंड नॉट द सेशन। इट ओनली टर्मिनेट द सिटिंग, सिर्फ सिटिंग को टर्मिनेट करता है, सेशन बेसिकली टर्मिनेट नहीं होती है। ठीक है, इट इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। लोकसभा के केस में कौन होगा? स्पीकर होगा, और राज्यसभा में उसका चेयरमैन होगा। ठीक है, it does not affect the bill or any other business pending before the house and the same can be resumed when the house meets again। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडजर्नमेंट के बारे में कि सिर्फ सिटिंग टर्मिनेट होती है, सेशन टर्मिनेट नहीं होती। ये एडजर्नमेंट के बारे में है, और करने वाला बंदा कौन है? इट इज स्पीकर या चेयरमैन। ये इंपॉर्टेंट है। बट प्रोरोगेशन कौन करता है? इट नॉट ओनली टर्मिनेट्स द सिटिंग, ये सेशन को भी टर्मिनेट कर देती है। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोरोगेशन। और ये करने वाला जो इंसान है वो और कोई नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। हाउएवर ऑल द पेंडिंग नोटिसेस lapse on prorogation and fresh notices has to be given for the next session. In Britain, prorogation bring to end of all bill or any other business pending before the house। अब इंटरेस्टिंग क्या है यहां पे, ये जो आप थर्ड स्टेटमेंट देख रहे हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली 2016 में इसी पे क्वेश्चन बना दिया कि एग्जैक्टली क्या चीज लैप्स हो सकती है और क्या नहीं लैप्स हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ये चीज समझना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर ये फिनोमेनन हो रही है एडजर्नमेंट की, प्रोरोगेशन की, और अगर कोई बिल पास होनी है तो क्या होगा, कौन सा सिचुएशन में कब कौन लैप्स होगा, कौन सा चीज नहीं लैप्स होगा। ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और बताएं कि किस तरीके से कौन सा बिल अगर ओरिजिनेट अगर लोकसभा में हो रहा है और अगर वो राज्यसभा में जा रहा है तो क्या वो लैप्स होगा कि नहीं होगा। कोई ओरिजिनेट जो है वो राज्यसभा में हुई और फिर वो लोकसभा में जा रही है तो उसका क्या होगा। अगर ये दोनों से पास हो गई, प्रेसिडेंट के पास गई और उस दौरान कुछ लैप्स हो गया तो फिर क्या होगा। ये सिचुएशंस के बारे में आप मुझे बताएं, क्योंकि एग्जैक्टली यूपीएससी ने 2016 के प्रीवियस 2016 के यूपीएससी पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। तो एज ऑफ नाउ सीधा याद क्या रखना है कि एडजर्नमेंट प्रोसेस जो है स्पीकर या चेयरमैन करता है, और इसमें बेसिकली सिटिंग टर्मिनेट होती है जबकि सेशन इंटैक्ट रहता है। यहां पे कुछ भी नहीं होता है चेंजेस में। बट प्रोरोगेशन में क्या होती है, सिटिंग भी और सेशन दोनों खत्म होती है, करने वाला इंसान प्रेसिडेंट खुद होता है। यहाँ पे नोटिस जो है वो लैप्स हो जाती हैं, बाकी सारी चीज इंटैक्ट रहती है। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो जरूर अटेम्प्ट करें। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन है ये। 5 सेकंड का पॉज लेके फिर से ट्राई करें इसे। तो कमिंग टू दिस क्वेश्चन,
अगर आप करंट अफेयर को न्यूज़ में देख भी रहे होंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बार न्यूज़ में रहती है। हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शन चल रहे होते हैं। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल के भी इलेक्शंस हुए थे, उसका भी रिजल्ट आया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बार न्यूज़ में रहती है। अभी प्रशांत किशोर का भी इलेक्शंस हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई इलेक्शंस हैं, कुछ कौन कंडक्ट किसका इलेक्शन करा रही है इलेक्शन कमीशन, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चंस को देखोगे, इसका बेसिस क्यों बना, कैसे बना, इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is a permanent constitutional body established under Article 324 of the Constitution. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अभी हम ये नहीं सोचेंगे कि हम क्या गलत है क्या सही है, हम देखते हैं कहां पे लॉजिक कुछ करता है काम। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ओनली। अब थोड़ी सी अगर आपकी जानकारी अच्छी है तो आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन आज के दिन पार्लियामेंट का इलेक्शन कराती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शंस कराती है, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कराती है और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कराती है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस स्टेटमेंट से अगर आप देखते हो तो आपको पता चल गया कि सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है भाई, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत अगर आपको पता चल चुकी है तो आपको ये भी दिख गया कि ओके, क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा है, तो इस सेकंड स्टेटमेंट गलत होने के कारण डी खत्म, सी खत्म। अब क्योंकि डी और सी खत्म हो चुका है तो मेरे पास में ए और बी बचता है, और ए और बी क्या है, 1 3 1 3 4। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है ही, थर्ड भी सही है। अब मेरा चीज जो आ जाता है वो आता है फोर्थ को चेक करने पे। बट चेक करने से पहले हम एक बार बाकी को भी देखते हैं। जैसे आप देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज ट्रू बिकॉज एक प्रॉपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर का एक प्रॉपर एक्ट है 2023 का, जिसके थ्रू में ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में कि वो अपॉइंट करेंगे। एक कमिटी बैठेगी, बट एक्चुअली अपॉइंट फाइनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होगा। नेक्स्ट इज, द इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी currently comprising of chief election commissioners and 2 election commissioners. This is also correct. अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तब भी आपको पता होगा कि जब टीएन सेशन थे तो उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी थी वो एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, बट उनके बाद से इससे पहले तक सिंगल मेंबर बॉडी थी, बट उसके बाद में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड कर दिए गए, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड कर दिए गए। तो अगर आप उस लॉजिक से जाते हो तो आपका आंसर एकदम क्लियर है, एविडेंट है, 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 से इसका जेनेसिस आता है। सेकंड स्टेटमेंट, बिल्कुल ये कंडक्ट इलेक्शन कराती है, बट सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन ये करवाती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अपॉइंट करने की बॉडी जो है बिल्कुल प्रेसिडेंट करते हैं, बट एक कमिटी होती है जो डिसाइड करती है कि कौन रिकमेंडेशन करती है और फाइनली फिर वो अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है, क्योंकि 1980s के बाद में अगर आप गौर करोगे, टीएन सेशन का टाइम पीरियड जब खत्म होता है तो उसके बाद इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी ऐड हो जाते हैं। सो आंसर इज 1 3 एंड 4। एग्जैक्टली अगर आप देख पा रहे हो, हमने जो बात की है बिल्कुल वही है। यहां पे प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, जबकि एक्चुअली जो एक्ट है, दैट एक्ट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। तो इस एक्ट के अंदर में ये सारे इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और उसके बाद में 1989 के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक मल्टी मेंबर बॉडी का हिसाब बनने लगा कि यहां देयर विल बी 1 सीईसी एंड 2 ईसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको पीवाईक्यू से मैप करोगे तो आप देखो कि 2004 में यूपीएससी के 2004 ईयर में एक यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा है, हमने उसी थीम पे उसको तोड़ने की कोशिश की है। आप 5 सेकंड का गैप लेके इसको अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करें। तो अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे ABCD नहीं लिखा है, बट स्टिल A B C और D। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये बोल रहा है कि इनमें से क्या जो है वो फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या सुपरिटेंडेंट, डायरेक्शन और कंडक्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। आंसर इज यस, करवाता है ये। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप सोचो कि अगर आपको यह पता होता तो आप पिछले क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट सही कर जाते। यस, सही है। थर्ड,
गिव रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एलोकेटिंग इलेक्शन सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अब मान लेते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको सस्पेंशन पर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इतना तो पता था कि पहला और दूसरा तो है, चलो ठीक है। थर्ड इज प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट। प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल डिस्प्यूट। अब सोचो एक सेकंड के लिए, फर्स्ट और सेकंड तो है, तो इसका मतलब ये कट गया, बी कट गया और सी भी कट गया, बी कट गया और सी भी कट गया। इसका मतलब ये है कि आंसर या तो 1 2 3 है या 1 2 4 है। कंफर्म है? अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो होते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट्स होते हैं वो हाई कोर्ट के पास जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं। कुछ इलेक्शंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में उसके ओरिजिनल जुडिक्शंस होते हैं, कुछ इलेक्शंस हाई कोर्ट के पास में जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक यहाँ पे एक नया बात बताऊं कि जितने पंचायत और लोकल इलेक्शंस होते हैं, जितने लोकल इलेक्शंस होते हैं, लोकल लेवल इलेक्शंस होते हैं, उनका जुडिक्शन इनके अंदर में नहीं आता। उनका जुडिक्शन जो है वो जुडिशरी के अंदर में नहीं आता। उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद अलग लॉ बनाएगी। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट खुद अलग एक लॉ बनाएगी और फिर एक मतलब रिजॉल्व करने के, इलेक्शन डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक अलग बॉडी बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। लोकल के लिए अलग हिसाब है, बट एक्चुअली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं। अब अगर मान लो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनल वर्डिक्ट केस और इलेक्शन डिस्प्यूट में नहीं देती है, तो एनी डे आपका आंसर आ चुका है, दैट इज कॉल्ड 1 2 एंड 3। इससे आपको एक चीज और समझना है। आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है तो उसको कौन कौन सी कंडीशन मीट करनी होती है। आपके लिए ये मैं एक होमवर्क दे रहा हूं जिसमें आपको मुझे बताना है कि आज के दिन 2 क्वेश्चन, कि आज के दिन कितने टोटल नेशनल पार्टीज कितने हैं, टोटल नेशनल पार्टीज कितने हैं। दूसरा कि क्राइटेरिया क्या है, आज के दिन क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टीज डिक्लेयर होने का, मतलब व्हाट आर द क्राइटेरिया अंडर विच यू विल बी डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्टी। दूसरा है कि आज के दिन इंडिया में व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज, नाम क्या क्या है उन नेशनल पार्टीज के, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आपको ये चीज समझना है, क्योंकि देखो अगेन बार बार क्वेश्चन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आएंगे। अगर मैं आपको एक और करंट अफेयर कंटेक्स्ट दूं तो अभी रिसेंटली एक अनूप बर्नवाल केस था, अनूप बर्नवाल केस। तो यूपीएससी कभी भी आपको ये पूछ सकती है कि जो इलेक्शन कमीशंस के जो कमिश्नर्स के जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अभी रिसेंटली एक करंट अफेयर में एक केस है, उसका नाम क्या है, दैट इज अनूप बर्नवाल केस। काफी सारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी यूपीएससी भी वो पूछ सकती है। अनूप बर्नवाल केस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन था आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन इसको आप ट्राई करें, इसको समझने की कोशिश करें, 5 सेकंड का टाइम ले और इसको अटेम्प्ट करें। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां पे ध्यान देना, जस्ट मैंने आपको बताया है कि यहां पे आपको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको समझाना है, अपनी समझना होगा कि ये एग्जामिनेशन जो है वो अपने नर्व्स पे कंट्रोल करने का है। जस्ट बिकॉज ये नहीं समझना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तो भाई मेरा बहुत अच्छे से आता है, 2 मिनट में आंसर पे आ गए, नहीं। आपको देखना है फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछ रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट में इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आपको ऐसे अप्रोच करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर आप देखते हो, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इट, मतलब इसका बोलने का मतलब है कि 360 आर्टिकल जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का जो है वो मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। थर्ड, रिपीटेड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड फॉर इट्स कंटिन्यूएशन। अब इंटरेस्टिंग क्या है यहां पे, इसका मतलब यह है कि लिटरली आपको थोड़ा देखो, आप थोड़ा थोड़ा तो बैक फैक्ट पता होना चाहिए। एक चैप्टर है प्रॉपर जिसका नाम है इमरजेंसी, उसके अंदर में आपको बेसिकली 3 इमरजेंसीज पढ़ने होते हैं। एक है प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, और उसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 3 टाइप की इमरजेंसी की बातें की गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो इमरजेंसी की बात हुई है वो टोटल 3 है। पहले ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में है, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, आर्टिकल 356 में इसका जिक्र है। जबकि नेशनल इमरजेंसी का जिक्र आर्टिकल 352 में है।
और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र 360 के अंदर में है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि आज के दिन इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का सिचुएशन नहीं आया। ऑल्दो 1991 में ऑल्दो 1991 में आवर सिचुएशन वाज वेरी ग्रिम, बट स्टिल फाइनेंशियल इमरजेंसी को हमने तब भी इन्वोक नहीं किया। अगर आप उस लॉजिक से दिमाग लगाते हो तो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ही स्टेटमेंट बोला आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इट। अगर पहला ही स्टेटमेंट सही है और ये क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है और क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आपका आंसर आ चुका है। आंसर इज 2 एंड 3। बिकॉज एनी डे आपको समझना है कि हाँ क्वेश्चन में पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो हो ही नहीं सकता आंसर में, आंसर 2 एंड 3 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको समझना होगा। यहां पे कभी भी रिपीटेड रिपीटेड अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपको बाकी सारी इमरजेंसी में देखने को मिलता है। तो अगर हमको ऐसा समझना होगा तो हम बेसिकली एक बार, जैसे देख सकते हैं आप, आर्टिकल 360 में जिक्र है इसका, और इट वाज 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट वाज 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 38 ने बियॉन्ड कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू से ऊपर है, और 44 ने उसको रीइंस्टेट कर दिया कि नहीं भाई, जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये समझने की 38 इसको बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू बोलता है, जबकि इट विल ब्रिंग बैक अगेन टू जुडिशियल रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन क्योंकि ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि ये पता होना चाहिए कि 38 ने अलग क्या किया, 44th ने अलग क्या किया, ये पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव हो चुकी है तो देयर एग्जिस्ट नो प्रोविजन फॉर रिपीटेड अप्रूवल, कोई जरूरत नहीं है। जबकि एज इट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ आर्टिकल 352, 352 जो नेशनल इमरजेंसी का है उसके अंदर में आपको बार बार अप्रूवल की जरूरत होती है, जबकि यहां पे ये चीज नहीं है। ये चीज समझने की जरूरत है। अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, तो क्वेश्चन से पहले हम एक बार देखते हैं कि जो इमरजेंसीज के टाइप्स हैं उसके बारे में एक बेसिक बेयर मिनिमम हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो 3 टाइप की इमरजेंसी की हमने बात की थी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल इसका 360 है, इसका आर्टिकल 356 है और इसका आर्टिकल 352 है। इसके ग्राउंड्स क्या हैं? ग्राउंड्स इसका वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म्ड रिबेलियन है। और यहां पे आपको 1 मंथ के टाइम पीरियड में इसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ में अप्रूव कराना होता है। जैसे आप समझ सकते हो कि ये नेशनल इमरजेंसी है, ये प्रेसिडेंट है और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो आसान भाषा में इजी याद रखने का तरीका ये है कि इसको नेशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको कम टाइम पीरियड के अंदर में अप्रूव करने की जरूरत है। तो यहाँ पे 1 महीने के अंदर में जल्दी अप्रूव करके कहानी खत्म करो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा लो, 2 महीना, और इसमें भी 2 महीना। अब देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बहुत कम टाइम में अप्रूव करके खत्म कर दो, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां मेजोरिटी भी अच्छी लगाओ। तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी होगी, यहाँ पे भी स्पेशल है और यहाँ सिंपल मेजोरिटी के साथ में। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ भी स्पेशल है बट यहाँ पे 2 महीने का टाइम है, यहाँ स्पेशल है यहाँ पे 1 मंथ का टाइम है, यहाँ सिंपल है और यहाँ पे भी 2 मंथ का टाइम पीरियड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेवोकेशन कौन करता है प्रोक्लेमेशन का? प्रेसिडेंट करेगा या लोकसभा के रेजोल्यूशन के थ्रू होगा? प्रेसिडेंट करेगा या लोकसभा के रेजोल्यूशन के थ्रू होगा? यहां पे प्रेसिडेंट करेगा और यहां पे भी प्रेसिडेंट करेगा, यहां पे भी प्रेसिडेंट करेगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो रेजोल्यूशन है लोकसभा का, ये जो रेजोल्यूशन है लोकसभा का नेशनल इमरजेंसी में, वो एग्जैक्टली बोलता क्या है? ये जो नेशनल इमरजेंसी के अंदर में लोकसभा जो रेजोल्यूशन है वो कितने परसेंट का है, कितने लोग अगर लेके आएंगे तो वो मोशन आगे बढ़ेगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के लेवल पे अगर हम जाते हैं तो आज के दिन इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। 1962 चाइना वॉर के टाइम पे, 1971 के टाइम पीरियड पे और 1975 के टाइम पीरियड पे, ये 3 टाइम पे आपको नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है। जबकि अगर आप प्रेसिडेंट रूल के लेवल पे जाते हो, जिसको एक टाइम पे बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि इसको शायद रेयरली यूज किया जाएगा, और इसको 100 से ज्यादा बार यूज कर दिया गया है। आप समझ सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और डिस्टर्ब एरिया को मेंटेन करने के लिए इसको बार बार इन्वोक किया गया है। और आज के दिन जस्ट मैंने आपको बताया कि इवन दो 1991 में एक ग्रिम सिचुएशन आ गई थी, लेकिन फिर भी
फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। तो ये एक बेसिक बेयर मिनिमम है जो आपको पता होना चाहिए। ये बेहद। और आप मुझे ये भी बताओ, एक तो आपको ये बताना है कि लोकसभा का रेजोल्यूशन पास करने का नॉर्म क्या है। दूसरा ये बताना है कि इसके अंदर में एक पहले एक क्लॉज होता था दैट इज कॉल्ड इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस उसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया। इंटरनल डिस्टरबेंस को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। देखो, वी हैव टू बी लाइक 360 डिग्री अराउंड ए टॉपिक। तो आपको ये चीज समझना होगा कि रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा के बारे में मुझे जिक्र करो और मुझे बताओ कि इंटरनल डिस्टरबेंस पे क्या क्लॉज है, इंटरनल डिस्टरबेंस पे क्या टेक है एग्जैक्टली, कब बेसिकली इंटरनल डिस्टरबेंस का क्लॉज को हटा दिया गया और नया क्लॉज क्या लेके आया गया, बिल्कुल पता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ट्राई करें इस क्वेश्चन को, अमेंडमेंट थीम का राउंड है ये क्वेश्चन, ट्राई करके इसको बताएं। अगर आप देखते हो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले इसको देख लो कि ये करेक्ट पूछने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ए अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड बोल रहा है द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट टू ए ड्यूली पास्ड अमेंडमेंट बिल। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन इसके अराउंड में है। An amendment bill under Article 368 can be introduced in either house of the parliament। इसका मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है मुझे, तो लोकसभा, राज्यसभा, क्या मैं दोनों हाउस में वो बिल लेके आ सकता हूं? आंसर इज यस। आप दोनों हाउस में वो बिल लेके आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर इज यस। सो अगर यस अगर मैं बोल रहा हूं तो उस लॉजिक से फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो उस लॉजिक से जो सबसे पहला चीज जो आउट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है। सेकंड, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट टू ए ड्यूली पास्ड अमेंडमेंट बिल। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट टू ए ड्यूली पास्ड अमेंडमेंट बिल। अब सवाल यहां पे आके फंसता है क्योंकि आपको बेयर मिनिमम पता होना चाहिए। थर्ड है द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब सवाल यहां पे क्वेश्चन ये आता है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट पे क्या क्या चीज है। जैसे आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन प्रेजेंट, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका आंसर एकदम क्लियरली है कि हाँ, आंसर इज 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। तो यहां पे द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट टू ए ड्यूली पास्ड अमेंडमेंट, दिस इज एकदम करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये चीज पहले समझना होगा कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के नाम पे, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के नाम पे एग्जैक्टली कौन कौन सी बिल्स आ सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मनी बिल का नाम सुना होगा आपने, तो अगर हम देखते हैं इसका आंसर 1 and 2 होगा। एग्जैक्टली जैसे हमने बात किया था कि अगर कोई अमेंडमेंट करनी है हमें, तो बेसिकली वो लोकसभा, राज्यसभा कहीं से भी आ सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ओरिजिन कहां से होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये जो प्रेसिडेंट के ऊपर में जो कंपल्शन है, अगर वो बिल पास हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कोई बिल पास होके आई हुई है, तो उसको बेसिकली मैंडेटरी इन नेचर है उसको वो करने का, क्या बोलते हैं, एसेंट देने का, दैट इज वाया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैक्ट में कभी मान लो आपको गलती से कुछ 42nd पूछ दे, वहां लिख दे 44th लिख दे, तो आपको ये 24 पता होना चाहिए। इससे आपकी क्लैरिटी समझ में आती है। ये फैक्चुअल चीज है जो आपको समझ सकते हो। देयर ही हैज नो वीटो इन दिस सिनेरियो। मतलब सीधी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर पास हो चुकी है लोकसभा राज्यसभा से, तो ही हैज टू गिव एसेंट दिस, एंड दिस इज अंडर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि प्रायर रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट का रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। और वो बेसिकली कभी कुछ सर्टेन रेयर सिचुएशंस में रिक्वायर होती है, स्पेशली मनी बिल में। और एग्जांपल आपको मैं बताऊं, ये आधार बिल को जो लेके कंट्रोवर्सी थी, सो समझ सकते हो कि किस तरीके से आधार बिल को एक मनी बिल की तरह लेके आया गया था। तो ये भी चीज एक कंट्रोवर्सी के राउंड में आपको पता होना चाहिए किस तरीके से। अब सवाल ये आता है कि ये तो एक अमेंडमेंट का थीम है। अगर आपको याद होगा पिछले भी क्लास में जब हम पहला जो हमारा एपिसोड था, हमारा क्यू डीएनए वेब सीरीज का एपिसोड था, उसमें भी मैंने इस चीज की जिक्र की थी कि अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। और पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा, हमने स्पेशल मेजोरिटी
प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन की बात की थी। और हमने बोला था कि एग्जैक्टली ये चीज जब फेडरल प्रोविजंस को कोई चीज इफेक्ट करती है तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन की बात होती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ द स्टेट के बारे में हमने जिक्र कर ही लिया था। तो आपको सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या चीजों को अमेंड किया जा सकता है उसकी बातें करनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देख सकते हो 2024 का क्वेश्चन, हमने पिछली क्लास में इसको अटेम्प्ट भी किया था। 2024 के क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आर्टिकल 368 का यूज करके हम क्या कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल हम चीजों को ऐड भी कर सकते हैं, हम चीजों को चेंज भी कर सकते हैं और हम बिल्कुल चीजों को रिपील भी कर सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लो आज के हिसाब से कोई चीज रिडंडेंट हो चुकी है तो हम रिपील भी कर सकते हैं। हमने एग्जैक्टली किया भी है। अगर आप देखोगे राइट टू प्रॉपर्टी एक टाइम पे फंडामेंटल राइट थी, हमने उसको चेंज कर दिया, हमने उसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कर दिया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो, ट्राई करो इसको 5 सेकंड का टाइम लेकर। तो क्वेश्चन जो है वो फिर से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चीजों को आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसको लिंक भी कर सकते हो। और इसमें फाइनेंस कमीशन का भी आर्ग्यूमेंट है और इसमें सीएजी का भी आर्ग्यूमेंट है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेकंड, फाइनेंस कमीशन इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट सबमिट रिपोर्ट्स एनुअली टू द प्रेसिडेंट। थर्ड इज CAG of India can be removed in the same manner as the Supreme Court judge। क्वेश्चन आपसे करेक्ट पूछ रही है, ध्यान क्या रखना है आपको। ये चीज करंट अफेयर से लेवल से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप इसको स्टैटिक लेवल से भी सॉल्व कर सकते हो। जिस बच्चे को पता है ये चीज, ये जो फाइनेंस कमीशन है, जो फाइनेंस कमीशन है, पहले तो आपको ये कमेंट में मुझे बताना है कि सीएजी का आर्टिकल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है ये भी बताइए आप मुझे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है। ये बेयर मिनिमम आर्टिकल्स है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ये चीज है, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होता है और ये बेसिकली एक परमानेंट बॉडी नहीं है, 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होता है। और अभी रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली अरविंद पेनगरिया को बेसिकली फाइनेंस कमीशन का हेड बनाया गया था। सो सेकंड ही स्टेटमेंट जो है कि द फाइनेंस कमीशन इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट सबमिट रिपोर्ट्स एनुअली टू द प्रेसिडेंट। दिस इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नॉट ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 ईयर, टेम्पररी इन नेचर है ये। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है अगर, तो आपका बी स्टेटमेंट हट गया, आपका डी स्टेटमेंट हट गया। इससे एक चीज समझ में आ गया कि आपका फर्स्ट तो एकदम सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उसके अंदर में, और ये चीज जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करती है, बिल्कुल प्रेसिडेंट डिसाइड करती है। हमने वही चीज देखा था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, वैसे भी हम डिड्यूस कर लिए। थर्ड स्टेटमेंट है कि द सीएजी ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज द सुप्रीम कोर्ट जज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये दोनों स्पेशल मेजोरिटी से ही रिमूव हो सकते हैं। इट इज वेरी हेक्टिक, इट इज वेरी हेक्टिक, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना बहुत मुश्किल चीज है। उस लॉजिक से आपका आंसर 1 और 3 होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना बहुत ही ज्यादा टफ चीज है और सेम लाइफ फॉर सीएजी हो गया, ये पैरिटी दी गई है, आप समझ सकते हो। अगर मैं आपको अंबेडकर साहब के जबान में बताऊं तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में BR अंबेडकर के हिसाब से दिस ऑफिस सॉरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी। ये समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से सीएजी का रोल इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया है, सीएजी कितना इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर है 1 और 3। अब अगर आप इस क्वेश्चन पे ट्राई करते हो, बार बार क्वेश्चन राज्यसभा पे लोकसभा के राउंड पे रहते हैं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। क्वेश्चन है रिगार्डिंग द पावर एंड पोजीशन ऑफ राज्यसभा। हर साल आई थिंक कम से कम 3 से 4 बार राज्यसभा के पास में एक्सक्लूसिव पावर क्या है जो लोकसभा से उसको अलग बनाती है, लोकसभा के पास में ऐसी क्या अलग सी पावर है, इस पे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। अगर आप देखोगे कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा और एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, इस पे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो, अनलाइक द लोकसभा
द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट एन और अमेंड ए मनी बिल बट कैन रिकमेंड चेंजेस विद इन 14 days. In matter of impeachment of president, the Rajya Sabha has equal power with the Lok Sabha. The Rajya Sabha alone can authorize the parliament to make law on a subject in the state list under Article 249. अब सीन क्या है, इसमें एक्सक्लूसिव भी है, कॉमन भी है, दोनों को मिक्स किया हुआ है. तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली राज्यसभा में इनिशिएशन नहीं हो सकता मनी बिल का, ना राज्यसभा अमेंड कर सकती है मनी बिल को, बट एग्जैक्टली रिकमेंड कर सकती है चेंजेस को 14 दिन के अंदर में. तो अनलाइक द लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट एंड और अमेंड अ मनी बिल बट कैन रिकमेंड चेंजेस विद इन 14 days. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. और आप देखो, सोचो, यहाँ पे क्वेश्चन में भी करेक्ट पूछ रहा है, तो एनी डे फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपके आंसर में होगा ही होगा, तो एनी डे बी हट गया. सेकंड पे आते हैं. इन मैटर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट द राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा एंड दिस इज करेक्ट. दोनों के पास में इक्वल पावर है, तो उस लॉजिक से आपके आंसर में टू भी होना चाहिए, तो ये भी कट गया. The second statement is also correct. Third statement, the Rajya Sabha alone can authorize the parliament to make law on a subject in state list under article 249. This is also correct. तो आंसर आपका जो है 1, 2 and 3 हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जहां जहां एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा के पास में और कहां कहां एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा के बारे में, वो हमें पता होना चाहिए. वो एक्चुअली हमें एक एज देगा कंपेयर टू अदर पीपल. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें थोड़ा सा मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप जरूर जाके देखिए. आपकी एक टेम्परेंस बनना स्टार्ट होगी कि किस तरीके से हम जो है वो क्वेश्चंस के अराउंड अपनी एप्टीट्यूड को और बेटर करते जा रहे हैं. धीरे धीरे हर क्वेश्चन के साथ हम अपनी एप्टीट्यूड को और बेटर करते जाएंगे और विद इन नो टाइम आपको 5-6 सेशन के बाद आपको वो एप्टीट्यूडनेस अपने अंदर फील आने लगेगी. जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो वो उस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे होगे जिसमें आप एग्जैक्टली चीजों को काट रहे होगे, हेस्ट में नहीं होंगे, प्रेशर के सामने आप कम नहीं होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसका आंसर इज 1, 2 and 3. अगर आप देख पा रहे होगे, इन केस मान लेते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन गलत हो गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्यसभा का रोल क्या है मनी बिल में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. राज्यसभा के पास में क्या रोल है, इसकी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार इसके बारे में पूछती है कि राज्यसभा मनी बिल ला सकती है कि नहीं ला सकती है, अगर ला सकती है तो क्या कर सकती है, ऑब्वियसली नहीं ला सकती है, 14 डेज का क्या है, डिस्कशन डिबेट वाला आर्ग्यूमेंट है. तो ये चीज समझ सकते हैं हम. अगर आप यूपीएससी के लेवल पे देखोगे तो यूपीएससी ने 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है. यूपीएससी ने पूछा है कि राज्यसभा हैज इक्वल पावर. यहां पे देखो, एडवांटेजेस इक्वल पावर बोला है. राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन फर्स्ट द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस. राज्यसभा ने इसका इस्तेमाल भी किया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाने के लिए. अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंदर में. द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग कट मोशन. अब सवाल यह आता है, आप दिमाग लगाओ, मेकिंग कट मोशन में आप एक डिस्कंटेंट दिखा रहे हो, सरकार डिस्कंटेंट दिखा रहे हो गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए डिस्कंटेंट दिखा रहे हो. तो बेसिकली ये दिखाया कि अगर कोई डिस्कंटेंट दिखा रहा है तो बेसिकली ये दिखा रहा है ना कि आप उस सरकार में आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है. और अगर कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो ये चीज तो लोकसभा के अंडर में नहीं चाहिए, ये चीज लोकसभा की पावर होगी, राज्यसभा की पावर नहीं होगी. रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट. अब रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में भी आपके दिमाग होना चाहिए कि ये चीज भी कॉन्फिडेंस हटाने की बात करता है, ये भी लोकसभा की पावर होगी. द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विस में ये चीज आपको समझना होगा कि यहां पे राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है. अगर ऑल इंडिया सर्विस नहीं बनानी है तो इट इज ऑन नाउ राज्यसभा की. राज्यसभा जो है वो इनिशिएट करेगी प्रोसीडिंग की, हाँ एक नया ऑल इंडिया सर्विस बनना है, और फिर लोकसभा जो है उसके अराउंड जो है वो फिर कन्वीन होगी. तो बेसिकली आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की बातों में लोकसभा और राज्यसभा बराबर है. तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी बी. आपको समझना होगा कि किस तरीके से हर कंसेप्ट जो है वो लिंक्ड नेचर का है. अगर आप आगे भी फ्यूचर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये एक टेम्पलेट है, बट क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. तो एनी डे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको राज्यसभा और लोकसभा इनको कंपैरिजन में समझना होगा कि कहां कहां पे ये इक्वल है, कहां पे ये ज्यादा है और कहां पे ये कम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, क्योंकि अगर आप ये कंपैरिजन समझ पा रहे हो तो आपको फिर क्वेश्चन डिसेफर करने में या फिर क्वेश्चन को तोड़ने में, क्योंकि हो सकता है कि आज के दिन इन्होंने इक्वल पावर पूछा है, कल होके वो
ज्यादा पावर वाला भी पूछ सकते हैं, पूछा है, और कल होके लेस पावर वाला भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपेक्ट करना होगा, क्योंकि आप एक सीरियस एस्पिरेंट के नाम पे आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी इंसान को क्वेश्चन बनाना हो और उसको ट्रिक करना हो तो मैं ऐसा जरूर ट्राई करूंगा एक थीम को पकड़ने के अराउंड में। इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो प्रियम्बल के अराउंड में है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 को प्रियम्बल के टेक्स्ट में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अगर आपको पता है, अगर आपकी जानकारी थोड़ी सी ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, दैट वाज इन 40, दैट इज थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और उस अमेंडमेंट से तीन चीजें ऐड हुई हैं, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो उस लॉजिक से अगर ये चीज 1950 में छोड़ो, ये चीज 1970s के बाद अगर ये तीन शब्द ऐड हुए हैं प्रियम्बल में, अगर ये तीन शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी 1970s के बाद में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड हुए हैं, तो आपका दिमाग क्या सोचना चाहिए? अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखते हो, क्वेश्चन क्योंकि 1950 बोल रही है, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज सोवरेन, चलो हजम हो गया। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट तो ऐड ही नहीं हुआ है। सेकुलर, वो भी ऐड नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक, चलो ठीक है। तो एनी डे आपको पता चलेगा सोशलिस्ट सेकुलर बोल रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1950 की सिचुएशन ही नहीं है, 1970s के बाद हुआ ये चीज, पढ़ा हमने, एक ही बार अमेंडमेंट हुई है। सेकंड, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ कमिटमेंट टू सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। अगेन ये भी ऐड जो है, ये भी ऐड जो है वो आपको कब हुआ है? आपको 42nd के बाद में ये सब टर्म ऐड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट अंडर पार्लियामेंट्री सिस्टम विद सोशलिस्ट एंड सेकुलर आइडियाज। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये भी 42nd अमेंडमेंट के बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आज भी अगर एक्सप्रेट सर तरीके से देखोगे तो ये चीज, ये तीनों आपको इनकरेक्ट दिखेंगे। लास्ट में देखते हो, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक committed to justice, liberty, equality and fraternity. These were the status directly in 1950s. So answer is D. आंसर इज डी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चंस में आप अपने आप को फ्रेम कैसा कर रहे हैं। कुछ लोग का डाउट ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो सोशलिस्ट और सेकुलर आइडियल्स की बात कर रहा है ना, तो आइडियल्स तो हो ही सकता है, बट आपको ये चीज समझना होगा कि ये चीज काफी जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं इस चीज पे डिस्प्यूट करते हैं कि हाँ, अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे तो वहां पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि कांग्रेस की एक अवधि सेशन हुई थी, कांग्रेस की एक अवधि सेशन हुई थी 1955 में, जहां पे ये बोला गया था कि किस तरीके से वो इंडिया को एक सोशलिस्ट पैटर्न में डेवलप करने की कोशिश करेंगे, इंडिया की सोसाइटी को सोशलिस्ट पैटर्न में डेवलप करने की बात करेंगे। वहीं पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंडिया का अपना एक यूनिक ब्रांड है, यूनिक ब्रांड है सोशलिज्म का, जिसको अपन कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया का यूनिक ब्रांड है सोशलिज्म का, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर डी होगा। फिर भी अगर मैं आपको वैल्यू एडिशन के पॉइंटर्स पे बताऊं तो तीन केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम प्रियम्बल टॉपिक को डिसफर करते हैं। फर्स्ट केस इज कॉल्ड बेरूबारी यूनियन केस। तो बेरूबारी यूनियन केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेरूबारी यूनियन केस में पहली बार ऐसा बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को अगर मुझे समझना है तो प्रियम्बल उसके लिए चाबी है। जी हाँ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, मतलब इंपॉर्टेंस प्रियम्बल का बहुत दिया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी दिया ही नहीं था। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हाईलाइट की बेरूबारी यूनियन केस में कि प्रियम्बल ये है, प्रियम्बल वो है, बट स्टिल ये बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो सेकंड केस था, दैट इज केशवानंद भारती केस, उसमें इन्होंने अपने वर्डिक्ट को चेंज कर दिया, जो एक्चुअली बेरूबारी यूनियन केस में बोला था। इसमें इन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें इन्होंने बोला कि
प्रियम्बल सिर्फ पार्ट नहीं है, प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है। प्रियम्बल सिर्फ पार्ट नहीं है, प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, जब आप इस तरीके से आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो। अगेन मैं तो आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप फिर से जाओ और एक बार ढंग से प्रियम्बल चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ो, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला। तो आपको एग्जैक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है, रिपब्लिक का कंसेप्ट जो हमारे प्रियम्बल में है, वो एग्जैक्टली है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? पहला क्वेश्चन तो आपको ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जिसको बेसिस लेके हमारा प्रियम्बल हमारे सामने है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आने वाला इंसान कौन था? Who bought objective resolution? This is your one question. And the second question you should tell me is what do you exactly mean by republic? जो exactly हमारे preamble में mentioned है। Moving to PYQ genesis, अगर आप देखते हो 2021 में यूपीएससी ने एक PYQ पूछा है preamble के राउंड पे। आप अगर ढंग से आपने पिछला डिस्कशन सुना होगा तो आप इसको तोड़ पाओगे। तो अगर आप देखते हो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या था 26 जनवरी 1950 को, और हमने एग्जैक्टली बात किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो आप देख सकते हो उस लॉजिक से यहां सोशलिस्ट दिख रहा है आपको, तो ये तो कभी नहीं हो सकता 1950s, क्योंकि आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1970s के बाद में हुआ। फिर आप देख रहे हो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर यहां दिख गया आपको, तो ये भी नहीं हो सकता। सो बेसिकली सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज द आंसर। तो 1950s में सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये वर्ड मेंशन था, जबकि सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी ऐसे टाइप के वर्ड्स नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो यूपीएससी ने 2021 में पूछा है, इसका आंसर बी होगा। तो इस तरीके से हमें एग्जैक्टली अपने आप को तोड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि फ्यूचर में क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस थीम के राउंड में। मूविंग अहेड, अगर आप देखते हो इस क्वेश्चन के बारे में, अभी ये करंट अफेयर में भी चल रही है, अगर आपने ढंग से इसको एनालाइज करोगे तो आप एनालाइज करोगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछी है, हम इस पे बात करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है द नागोर्नो काराबाख रीजन, द नागोर्नो काराबाख रीजन इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी ये करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। करंट अफेयर में अभी अगर आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, तो बेसिकली ये करंट अफेयर में भी है। साथ में यूपीएससी पीवाईक्यू में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको ये चीज समझना है कि किस तरीके से हमें अपना दिमाग जो है वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि एक सीरियस एस्पिरेंट जो है वो इस क्वेश्चन को, क्योंकि यूपीएससी में पूछा जा चुका है, कभी फिर से गलत नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये जो नागोर्नो काराबाख रीजन जो है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है? क्या ये अर्मेनिया और टर्की के बीच में है? क्या ये अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में है? क्या ये जॉर्जिया और अजरबैजान के बीच में है? या फिर ये ईरान और अजरबैजान के बीच में है? तो इसका आंसर एक बार ट्राई करें। आंसर इसका है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इसका आंसर क्या है? बी। क्यों है ये क्वेश्चन? अगर आप देखोगे यूपीएससी 2023 में, यूपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि नॉर्थ क्वी और इटूरी ये रीजन कहां पे है। दूसरा था नगोर्नो कोराबाख रीजन कहां पे है, जबकि तीसरा था खेर्सो एंड ज़ैपोरिज़िया ये कहां पे है। और उसके एकदम पर साइड में पैरेलली आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि ये अर्मेनिया और अजरबैजान का कोई इलाका है, ये इंसर्जेंसी है मोजाम्बिक का। ये लिखा हुआ है कि इजराइल और लेबनान का बेसिकली डिस्प्यूट है। तो ये उस साल का 2023 में भी न्यूज में था, अभी भी न्यूज में। आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ क्वी और इटारी ये बेसिकली कॉन्गो के एरिया है, जबकि नागोर्नो काराबाख ये आपको अजरबैजान और अर्मेनिया के एरियाज हैं, डिस्प्यूटेड एरिया। जबकि आप खेर्सो एंड ज़ैपोरिज़िया ये आपको यूक्रेन का एरिया है। जब आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा था, उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, और उस टाइम पे ऐसा बोला जा रहा था कि कैसे रशिया जो है यहाँ पे अगर हमला कर देती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये खेर्सो और ज़ैपोरिज़िया जो है यूक्रेन वाले एरिया में है। तो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा? ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। आंसर इज नन। आंसर इज नन। तो आप सोच सकते हो कि अगर किसी बच्चे ने अच्छे से यहाँ पे से नागोर्नो काराबाख पढ़ा है, उसको पता है कि अजरबैजान आर्मेनिया के एरिया में है, ये डिस्प्यूटेड एरिया में, तो वो उसका आंसर आराम से दे सकता है।
एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको फ्यूचर में देखना है कि कभी भी आपसे ये पूछ सकते हैं कि इटूरी कहां पे है, नॉर्थ क्यू कहां पे है, केरशो कहां पे है, जेपोरोजिया कहां पे है। सेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन नागोर्नो काराबाख का था। क्वेश्चन आपको नॉर्थ क्यू पे भी आ सकता है, अगली बार बोलेगा कि इटूरी अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है, वो किससे रिलेटेड है, खेरसो जो है वो न्यूज में है, वो किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकते हैं ऐसे अराउंड में। जैसे आप देख सकते हो कि क्यूई एंड इटूरी आर रिलेटेड टू द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इससे रिलेटेड है क्योंकि ये न्यूज में है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि नागोर्नो काराबाख, जस्ट मैंने अभी एग्जैक्टली बताया आपको कि ये अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में है। खेरशो और ज़ेपोरोजिया बेसिकली ये यूक्रेन के पार्ट हैं। और दूसरा ये चीज है कि ये जब यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर हो रही थी तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे। तो आपको ये भी समझना होगा कि क्वेश्चंस एक्चुअली हमसे पूछे क्या जा रहे हैं और क्वेश्चन के थीम्स क्या नए बन सकते हैं। यू हैव टू पीवाईक्यू से आपको फ्यूचर के एक्सपेक्टेड थीम्स डिड्यूस करने हैं, डिड्यूस। मूविंग अहेड, सवाल अब यहां आपके स्क्रीन के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास हो रही है वो कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स के थ्रू पास हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट में। और यहां पे आप एक गलती है, यहां पे 1 2 ये 3 हो गया यहां पे, और यहां 4 होगा। ट्राई करें इसको, बिल्कुल ट्राई करें और बताएं फिर इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। क्या पहले गुजरात आएगा, या फिर पहले मध्य प्रदेश आएगा, या पहले बंगाल आएगा, या पहले मिजोरम आएगा। ये आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। एंड व्हेन आई से इजी, आपको समझना होगा एवरी सेकंड सीरियस एस्पिरेंट विल गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट। और अगर आप नहीं करेक्ट कर रहे हैं देन दिस इज अ ब्लंडर यू आर डूइंग, बिकॉज एवरी सीरियस एस्पिरेंट विल बी डूइंग दिस एज करेक्ट। अगर हम इस क्वेश्चन पे, इसके आंसर के आने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो अगर आप देख पा रहे होगे, इंडिया की मैप है और एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया दिख रहा है। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो स्टेट को पास करती है दैट इज गुजरात, जबकि सेकंड पे है राजस्थान, तीसरे पे है मध्य प्रदेश, चौथे पे है छत्तीसगढ़, चौथे पे पांचवे पे है झारखंड, सिक्स्थ पे है वेस्ट बंगाल, सेवेंथ पे है त्रिपुरा और एट्थ पे है मिजोरम। तो अगर आप वापस आते हो तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ, सबसे पहला जो था वो सच में गुजरात ही था। उसके बाद में वहां पे मैप में राजस्थान था, अगर आप देख पा रहे हो वहां पे मैप में राजस्थान था, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश था। बट यहाँ पे तो कोई राजस्थान नहीं है ना, तो आपके सेकंड मध्य प्रदेश से आपका सेकंड बन गया, तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है। अच्छा, उस लॉजिक से आपके ये दो ऑप्शन कट गए। फिर आप देखो कि वेस्ट बंगाल और मिजोरम में आपको डिसाइड करना है कि भाई पहले वेस्ट बंगाल आती है या मिजोरम आती है। कॉमन सेंस है, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो एनी डे वेस्ट बंगाल आएगी, आंसर विल बी ए। तो एनी डे क्वेश्चन में थीम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी ये क्वेश्चन जो है वो आज के दिन आपसे ये पूछ दिया कि वेस्ट वेस्ट से ईस्ट बता दो कि यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होती है। कल हो कि कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं, कल हो कि ये क्वेश्चन आपको हो सकता है ईस्ट से वेस्ट बता दो। तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे अगर आप देखते हो यूपीएससी ने 2009 में, यूपीएससी ने 2009 में क्वेश्चन क्या पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, जो बहुत फेमस एरियाज होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, इक्वेटर के, तो कभी भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कौन कौन सी कंट्रीज है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी कंट्रीज है, इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज है। अगर इंडिया के केस में लेते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास होती है। तो अगर आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ये तीन प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, सो यू आर नॉट स्टडिंग राइटली। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रिडिक्शन आपको आना चाहिए आपको सही तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आज टॉपिक ऑफ कैंसर पे क्वेश्चन पूछा है, कल उसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पूछ सकता है, पूछने वाले इक्वेटर पे भी पूछ सकते हैं। तो ये बेयर मिनिमम है जो आपको करना ही करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास करती है, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको इजी करूं, अगर आपने नहीं देखा इसे तो आप छोटा सा देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो आपके स्क्रीन के सामने है, ये जो लाइन है, यहां वाली लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन। बट अगर आप देखते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जब पास हो रही है तो इन कंट्रीज के राउंड में पास हो रही है। सबसे पहली कंट्री जिसको वो कट कर रही है वो है चिले, दूसरी कंट्री जो कट कर रही है दैट इज अर्जेंटीना, तीसरी कंट्री पैराग्वे है, चौथी कंट्री ब्राजील है, पांचवी कंट्री अगर आप देख रहे हो तो दैट इज नमीबिया, उसके बाद में बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर,
ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इन्होंने क्वेश्चन यूपीएससी ने दोस्त भले ही पूछ दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, बट फ्यूचर में अगर उनको क्वेश्चन बनाना है तो ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्री पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ वाली कौन कौन सी कंट्री पास होती है। तो दिस इज बेयर मिनिमम होमवर्क। सो आप मुझे कमेंट में बताओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्री पास होती है। मैंने एग्जैक्टली आपको बता दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया की कौन सी स्टेट्स हो पास होती है, मैंने आपको खुद अभी जस्ट करके बताया। बट आपका ये होमवर्क है जिसमें आपको एग्जैक्टली बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती है वेस्ट से ईस्ट तक। कैप्रिकॉर्न की कौन कौन सी थी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। चिले है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, नमीबिया है, बोस्टवाना है, मोजाम्बिक है, मडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे आते हो तो आपको दिखता है कि हाँ ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील भी है, चिले भी है और नमीबिया भी है। तो आंसर आपका डी निकल के आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट आप खुद अपने जहन से सवाल पूछो कि क्या ये क्वेश्चन इजी, मीडियम या हार्ड में आता है। आपका खुद का जहन बोलेगा कि यार इतना तो पता होना चाहिए कि जहां पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट इतना ज्यादा है वहां पे अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो यही क्वेश्चन सीटर क्वेश्चंस में अगर आप गलत करते हो तो वो ब्लंडर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मूविंग अहेड, अगर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैस्पियन सी से आज के दिन बॉर्डर करने वाली कंट्रीज के नाम बताने हमें। कैस्पियन सी से बॉर्डर करने वाली कंट्रीज के नाम बताने हमें। और ये एक इजी क्वेश्चन का पार्ट बनता है। अगर आप देखोगे बहुत सारे कुछ कंट्रीज हैं जो शेयर करती है बॉर्डर्स और उन पे क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं ये लोग। कभी कैस्पियन पे पूछ देंगे, कभी नॉर्थ सी पे पूछ देंगे, कभी ब्लैक सी पे पूछ देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं, एक एक्रोनिम है दैट इज कॉल्ड तारिक, दैट इज कॉल्ड तारिक। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के अराउंड में कौन कौन सी कंट्रीज है उसको याद करने का एक तरीका है दैट इज कॉल्ड तारीख। बार बार क्वेश्चन आते हैं जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा कैस्पियन सी, ये रहा कैस्पियन सी। और इसमें जो मैंने अभी तारीख बोला आपको, TARIK, टी से तुर्कमेनिस्तान है, ए से अजरबैजान है, ध्यान रहे अजरबैजान है, कोई और कंट्री अर्मेनिया सोचने की गलती ना करे। तो आप देख सकते हो अजरबैजान है, टी से तुर्कमेनिस्तान है, जैसे लेबल कर दे तो इसको, टी से तुर्कमेनिस्तान है, ए से अजरबैजान है, आर से रशिया है, आई से ईरान है और के से कजाकिस्तान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान जैसे आप देख सकते हो, आर से रशिया है, आई से ईरान है और के से कजाकिस्तान है, के से कजाकिस्तान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आपको तारीख का पूरा एक्रोनिम याद हो गया कि टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान, तो आप वापस इस क्वेश्चन पे आओ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन सी है। क्या रशिया है? जी हाँ है। क्या कजाकिस्तान है? बिल्कुल है। क्या तुर्कमेनिस्तान है? बिल्कुल है। क्या ईरान है? बिल्कुल है। क्या अजरबैजान है? बिल्कुल है। क्या उज्बेकिस्तान है? नहीं, उज्बेकिस्तान नहीं है। तो उस लॉजिक से आपका आंसर आ चुका है ओनली 4, क्योंकि उज्बेकिस्तान नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, क्यों है ये क्वेश्चन? क्योंकि अगर आप देखते हो यूपीएससी ने 2024 के एग्जाम में, ये देखो आपको 2024 का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी ने 2024 के एग्जामिनेशन में, चाहे अब वो 2020 2013 का पेपर हो, 1995 का पेपर हो, 2026 का पेपर हो, हम सारे थीम्स के अराउंड में क्वेश्चंस बनाएंगे। आने वाले दिनों में आपको 2026 के क्वेश्चंस भी दिखेंगे, 1995 के भी क्वेश्चंस देखेंगे। जहां पे भी रिलेवेंसी होंगी चीजों को प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए, वो आपको इस सीरीज के अंदर में दिखते हुए मिलेगी। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंट्रीज है जो नॉर्थ सी को बॉर्डर करता है। अब वही चीज है, देयर हैज टू बी सम एक्रोनिम जिसके बेसिस पे आप ऐसे क्वेश्चन को तोड़ सकते हो। तो आप बिल्कुल 5 सेकंड का टाइम ले और आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करें। तो अगर आप क्वेश्चन को ट्राई करते हो, जैसे आप देख सकते हो कि नॉर्थ सी के अराउंड जो कंट्रीज है उनको याद करने के लिए एक निमोनिक्स है, दैट इज नो बेग फ्रेंड्स। वो नो बेग फ्रेंड्स का मतलब क्या है? नो से नॉर्वे है,
नो से आपको नॉर्वे है, यहाँ पे NO से नॉर्वे है, ये एक एक्रोनिम है, नो बेग फ्रेंड्स, तो नो से नॉर्वे है, बेग से BE से बेल्जियम है, जी से जर्मनी है, जी से जर्मनी है, फ्रेंड्स का F से फ्रांस है, E से इंग्लैंड है, N से नीदरलैंड है, D से डेनमार्क है और S से स्कॉटलैंड है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहां पे सवाल ये आता है कि आपको इस तरीके से इसको तोड़ने की जरूरत है कि हाँ, अगर ये याद है मुझे कि नो बैग फ्रेंड्स, नो बैग फ्रेंड्स, तो हमने जस्ट याद किया, नो से नॉर्वे था, बी से क्या था, बी से बेल्जियम था, जी से बैग में BE, जी से जर्मनी था, फ्रेंड्स का F से फ्रांस था, ई से इंग्लैंड था, एन से नीदरलैंड था, डी से डेनमार्क था और एस से स्कॉटलैंड था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्कॉटलैंड। अब सवाल यहां पे ये आ जाता है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं जो 2024 में आया हुआ है, इनमें से नॉर्थ सी को कौन सा टच करता है? कहीं पे भी आपको रशिया का जिक्र है यहां पे? क्या यहीं पे आप रशिया देख पा रहे हो? आंसर इज नो। अगर रशिया नहीं है तो इसको कट करो। नो जो है हमारा एक्रोनिम में, जो हमारा ये नॉर्वे है वही तो नो है, तो एनी डे ये होगा। क्या जर्मनी है? बिल्कुल, बैग में जो जी है वो बेसिकली जर्मनी ही है। या फिनलैंड है इसमें? तो आप देखोगे कि यार एफ तो है, एफ बिल्कुल है, लेकिन क्या वो एफ फिनलैंड है? आंसर इज नो। एफ जो है वो यहाँ पे बिल्कुल एफ है, लेकिन एफ जो है वो फिनलैंड नहीं है, एफ फ्रांस है। आंसर इसका ओनली 2 होगा। तो आपको ये समझना है, यहां पे एफ इज नॉट फिनलैंड, एफ इज फ्रांस। यहां पे एफ जो है नॉर्थ सी में, जो एफ है वो बेसिकली फ्रांस है, फिनलैंड नहीं है। और आप देखो कि किस तरीके से यूपीएससी ने नॉर्थ सी पे क्वेश्चन ये पूछा है 2024 में। ये 2024 का क्वेश्चन है, तो आपको ये प्रिंट समझना होगा, कितने ही सीज है, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, हार्डली 4-5 है। आपको वो एक्रोनिम बना के आप रिवाइज कर सकते हो, जैसे हमने नॉर्थ सी का बनाया, जैसे हमने अभी कैस्पियन का तारीख बनाया था, उस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। उसी तरीके से एक छोटा सा होमवर्क है, जो आप मुझे बताओ कि ब्लैक सी के अराउंड में बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या हैं? ब्लैक सी के अराउंड में बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अराउंड में। तो आप बिल्कुल 5 सेकंड का पॉज ले और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखो, हमेशा मैंने बोला है, हमेशा अंडरलाइन करिए उनको, अंडरलाइन करिए कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये करेक्ट पूछ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अगर आप देखोगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हर बार न्यूज में रहती है, हर बार न्यूज में रहती है। हम इसके बारे में और बात जानकारी भी लेंगे। यूएनएससी इज कंपोज्ड ऑफ 10 परमानेंट एंड 5 नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, दूसरा बोल रहा है यूएनएससी हैज द पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजन। इंडिया हैज बीन ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर 5 टाइम्स सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। अब सवाल क्या है, देखो, क्वेश्चन ऑप्शन बना है 1 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3, नन ऑफ द अबव। जिनको ये चीज पता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बनता है 5 परमानेंट मेंबर से, 5 परमानेंट मेंबर से और 10 नॉन परमानेंट मेंबर से। तो अगर है कि ये 5 परमानेंट मेंबर होंगे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होंगे, तो एनी डे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो उस लॉजिक से आपको पहले ही एक खत्म हो गया। सेकंड बोल रहा है कि यूएनएससी हैज अ पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजन एंड दिस इज ट्रू। ये बिल्कुल बना सकता है बाइंडिंग डिसीजंस, बाइंडिंग डिसीजन कर सकता है बिल्कुल। तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट सही है तो आपको फंसते हो बी और सी, और डी भी हट गया आपका, क्योंकि सेकंड अगर सही है तो या तो आपका बी होगा या सी होगा। आते थर्ड पे, इंडिया हैज बीन ए नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 5 टाइम्स सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ये 5 नहीं होगा, ये 8 टाइम है, ये 8 टाइम है। उस कारण से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया और आंसर आपका क्या बना? आंसर बना ओनली 2।
ओनली टू। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हर बार न्यूज में रहती है क्योंकि आज के दिन इंडिया इसमें परमानेंट स्टेटस, परमानेंट सीट की डिमांड कर रहा है, परमानेंट सीट की डिमांड कर रहा है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये तो मैं बता देता हूं, G4 नाम की एक बॉडी है, G4 नाम की बॉडी है जो एग्जैक्टली एडवोकेट कर रही है, एडवोकेट कर रही है परमानेंट सीट की। G4 नाम की एक बॉडी, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, एक बॉडी है जो एडवोकेट कर रही है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि वो डेमोक्रेटिक अपने आप को दिखा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो G4 में एक तो पता चल गया कि G4 में एक कंट्री तो इंडिया है। आप मुझे ये बताओ कि G4 के बाकी 3 कंट्रीज कौन है। पहला इंपॉर्टेंट ये है, G4 के बाकी 3 कंट्रीज कौन है, ये को ये बताना है। दूसरा है कि एक क्लब है जिसको अपन कॉफी क्लब कहते हैं, और यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, ये कॉफी क्लब है, दूसरा नाम उसका यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस है। इसमें कुछ कंट्रीज है जो आज के दिन अपोज कर रही है इंडिया जैसी कंट्रीज का परमानेंट मेंबरशिप। एक कंट्री में आपके हिंट के लिए बता देता हूं, पाकिस्तान है इसमें। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि G4 कंट्रीज के कौन कौन से मेंबर हैं, और ये जो कॉफी क्लब जो मैंने जिक्र किया है जो एक्चुअली इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को अपोज कर रही है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। ये आपका बेयर मिनिमम होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में ये दोनों बताना है। G4 कंट्रीज में कौन कौन आते हैं और कॉफी क्लब में कौन कौन आते हैं। यूएनएससी हर बार न्यूज में आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये अभी करंट अफेयर से इंस्पायर्ड है क्योंकि बार बार हमें कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है या कोई ना कोई अपोज कर रहा है किस तरीके से कि हमारा परमानेंट सीट होना चाहिए। बट आपको एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड नो अबाउट G4 एंड कॉफी क्लब। इस पे हमने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स। एक और चीज आप ट्राई करके मुझे बताओ कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है जिनके पास में आज के दिन 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास में आज के दिन वीटो पावर है, जो 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास आज के दिन वीटो पावर है, ये कौन कौन सी कंट्रीज है, ये कौन कौन सी कंट्री है जो आज के दिन वीटो पावर एंजॉय करती है, ये बताओ आप। मूविंग अहेड, अगर आप देखते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, तो बिल्कुल ट्राई करें, 5 सेकंड का टाइम ले और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, statement is, it is an independent organization and it is not tied to any parent organization or a party. Second, it hold a meeting every year in Davos. Third, Saudi Arabia organized the Future Investment Initiative, also known as Davos of the Desert. Davos of the Desert. अब इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग ये है कि आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आइडिया होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक्चुअली जन्म 1971 में हुआ है, बट स्टिल इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इज नॉट टाइड टू एनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और ए बॉडी। एक सही स्टेटमेंट है। इट होल्ड ए मीटिंग एवरी ईयर इन दाओस, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। सऊदी अरेबिया इज ऑर्गेनाइजिंग ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जिसको हम लोग दाओस ऑफ द डेजर्ट कह रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, सऊदी अरेबिया डेजर्ट, कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो कि हाँ ये सही हो सकता है, बट याद क्या रखना है आपको कि फ्यूचर में कभी भी ये सवाल आ सकता है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव किस चीज से रिलेटेड है और ये कौन ऑर्गेनाइज करती है। वहां पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की जगह पे G20 लिख देंगे वो लोग, वो आपको कभी कभी आपको यूएनडीपी लिख देंगे, यूनाइटेड नेशन लिख देंगे, इट इज सऊदी अरेबिया। तो उस लॉजिक से आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 क्यों है क्वेश्चन इसके राउंड में, इस पे हमको बात करते हैं। अगर आप देखते हो यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है, ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करती है। ये जो रिपोर्ट्स पे क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि ये कोई रिपोर्ट है वो कौन कौन पब्लिश करती है, तो इस पे बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप बिल्कुल ये ट्राई करें कि ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है ये छापती कौन है, ये पब्लिश कौन करती है बॉडी। टेक योर टाइम। तो इसका आंसर जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो है वो छापने वाली बॉडी का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और बार बार क्वेश्चन जैसे अभी आपके सामने जो आया था वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो उसको आपको लिंक करना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और बार बार देखो कि कैसे आपके सामने एक चीज तो पता चल गया आपको कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट छापने वाली बॉडी का नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है,
और कौन कौन से रिपोर्ट्स है जिसको पब्लिश करती है। एक छोटा सा नाम मैं आपको बता देता हूं कि जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, जिसके अंदर में जो जेंडर डिवाइड है, जेंडर इनइक्वलिटी है, उसका जिक्र है, वो भी बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिपोर्ट निकालती है। उसके अलावा कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये दोनों जो है इसका कौन से ईयर में इन लोग का बर्थ हुआ है, आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का भी, दोनों को ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको अंकटाड भी कहते हैं, इसका भी कब बर्थ हुआ है और इसका काम क्या है। तो आज के दिन अगर मैं आपको बोलूं तो आपका छोटा सा एक होमवर्क है जिसमें आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और अंकटाड, इसके क्या क्या रिपोर्ट्स के नाम हैं। क्योंकि एक बार आपने ये बेयर मिनिमम होमवर्क कर लिया तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है कि वर्ल्ड बैंक कब बनी है, आईएमएफ कब बनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमने जस्ट बात किया 1971 में बनी है, बट इसके रिपोर्ट्स आपको बताने हैं, अंकटाड कब बनी है और अंकटाड की रिपोर्ट्स की बात करनी है। रिपोर्ट्स बार बार क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन जो है रिपोर्ट का राउंड में रहता है, और ये एक सेटर क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन गलत करते हैं उन्हीं को ये चीज प्रॉब्लम होती है, वरना ये नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी वे में आप इससे 2 नंबर गेन करके अपनी पोटेंशियल कैंडिडेचर को आगे बढ़ा सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, करंट अफेयर से लिंक्ड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ट्राई करें। क्वेश्चन इज द एरेज क्रॉसिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अभी एक करंट अफेयर न्यूज है। एरेज क्रॉसिंग किससे रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला इट इज अ बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इजराइल एंड नॉर्थ गाजा स्ट्रिप। सेकंड इज सेइंग इट इज अ बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन लेबनान एंड वेस्टर्न गाजा स्ट्रिप। Third is it is a border crossing between India and Chinese border strip. And the third is नेपाल और चाइना बॉर्डर के बीच का स्ट्रिप है ये। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग क्या है कि क्यों ये क्वेश्चन, क्योंकि बार बार साल भर में कन्फ्लिक्ट जोन्स जो पूरे देश भर में, दुनिया भर में, वर्ल्ड के जो कन्फ्लिक्ट जोन है वो बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। और अभी एरेज क्रॉसिंग जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट जोन का पार्ट बन रहा है, अब है क्या एग्जैक्टली। एरेज क्रॉसिंग बेसिकली एक बॉर्डर क्रॉसिंग है जो इजराइल और नॉर्थ गाजा स्ट्रिप के पास में है। तो ये स्टेटमेंट कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि एरेज क्रॉसिंग जो है वो क्या है एग्जैक्टली। तो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपकी पढ़ाई जो है वो कन्फ्लिक्ट जोन्स के अराउंड में होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट जोन इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, हाउथी रेबेलियंस के बारे में या M24 के बारे में, ये पता होना चाहिए। तो अभी एरेज क्रॉसिंग न्यूज में है, तो आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हो कि एरेज क्रॉसिंग को बेसिकली बेउत हनून क्रॉसिंग भी कहा जाता है, और ये बेसिकली गाजा स्ट्रिप और जो बॉर्डर है हमारा, नॉर्दर्न इंड का बॉर्डर है हमारा गाजा स्ट्रिप का, उसके पास लोकेटेड है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये करंट अफेयर में थी, तो आप हमको रिक्वेट कर सकते हैं, बट ध्यान क्या देखना है हमें, हमें ध्यान जो है हमारा फोकस जो होना चाहिए वो बेसिकली कन्फ्लिक्ट जोन के अराउंड में है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस बार बार कन्फ्लिक्ट जोन के अराउंड में आते हैं, और पिछले 5 साल में हर पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो कन्फ्लिक्ट जोन्स के अराउंड में रहे। तो इट इज लाइक पोटेंशियल 3 स्टार क्वेश्चंस हमेशा आ सकते हैं इस ग्राउंड में। और ये चीज ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी का इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंकेजेस दिखाता है कि आप कितने अच्छे से ज्योग्राफी को इंटरनेशनल रिलेशंस के लेवल पे लिंक कर पाते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में जिक्र एक्चुअली एक वर्ड का है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्रिसेंट, और फिर गोल्डन ट्रायंगल के बारे में जिक्र है। ठीक है, अब सवाल यहां पे ये है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कितनी कंट्रीज जो हैं पार्ट बनती है गोल्डन क्रिसेंट के बारे में। नाम है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, और ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन ऑफ दीज। ठीक है, सो आपको एक चीज समझना है, 2 कंसेप्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्रिसेंट और एक कंसेप्ट होता है गोल्डन ट्रायंगल। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो क्रेसेंट थोड़ा सा सिकल शेप टाइप का होता है, और थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा ये चीज जो है आपको पाकिस्तान, यू नो, अफगानिस्तान, इस एरिया में, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस एरिया में दिखता है। तो बेसिकली गोल्डन क्रिसेंट आज के दिन में आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वाले आपको एरिया में दिखेगा, जबकि गोल्डन ट्रायंगल आपको म्यांमार, लाओस
और थाईलैंड में दिखेगा। बट क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली बोल रहा है कि इनमें से कौन सी पार्ट्स जो हैं वो गोल्डन क्रिसेंट का बनेंगी। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो तीन है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हर साल, जैसे हमने जस्ट बात किया, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आज के दिन गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट बनते हैं, जबकि गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट बनते हैं आपको लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने बात किया था कि किस तरीके से ट्रेड रूट्स, ट्रैफिकिंग, ये आपको क्वेश्चन सिक्योरिटी से भी लिंक्ड है, तो आपको इसके अराउंड में भी सोचने की जरूरत है। पेयरिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये पेयरिंग के लेवल पे भी आ सकते हैं, सर्टेन रीजन के लेवल पे भी आ सकते हैं। तो इसका ज्योग्राफी और करंट अफेयर दोनों से लिंक्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आप अगला सवाल देखते हो, वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अराउंड में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अराउंड में हर एक स्कीम जिसके नाम के आगे प्रधानमंत्री लिखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखते हो, ये क्वेश्चन जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अराउंड में है, और क्वेश्चन में पहले ही क्लियर है कि ये करेक्ट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आर क्लासिफाइड एज बालक, युवा, प्रगति कैटेगरी बेस्ड ऑन द अमाउंट सैंक्शनड। अगर आपने थोड़ी सी इसकी बेसिक स्टडी की होगी, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में जो क्लासिफिकेशन है अकाउंट की, वो है तरुण, तरुण, तरुण प्लस, किशोर, ये सब जो क्लासिफिकेशन है, किशोर अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर में, तरुण अकाउंट होते हैं उसमें। तो ये सब अकाउंट जो है वो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में देखने को मिलती है, रादर देन बालक, युवा, प्रगति। तो आप देख सकते हो कि उस लॉजिक से सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपका आंसर है वन ओनली, बिल्कुल ये नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए जो लोन दिए जाते हैं उसके लिए है। सो आंसर आपका एकदम क्लियर है कि आंसर विल बी वन ओनली। बट ये क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन ये क्योंकि 2016 में, 2016 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का बेसिकली एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। नॉर्मली जो क्वेश्चंस नॉर्मली स्कीम्स में होते हैं वो आपको एम ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। एम ऑब्जेक्टिव बाद में फंडिंग पैटर्न्स पूछते हैं कि फंडिंग क्या है स्टेट सेंटर के बीच में, और बेनिफिशियरी कौन सा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी कौन है। तो अगर आप देखते हो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अराउंड में ये क्वेश्चन 2016 का आया हुआ है, इसी के अराउंड में इससे हम थीम कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिनके नाम में पीएम लगा हुआ है, तो बेसिकली वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो पीएम माइक्रो फॉर्मलाइजेशन स्कीम हो, पीएम किसान हो, पीएम कुछ भी स्कीम हो, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अंदर में हमको ऑब्जेक्टिव, फंडिंग, बेनिफिशियरी ये देखना ही देखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोई स्कीम का अगर 10 साल हुआ है या 20 साल हुआ है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनधन योजना का कितना साल हो गया, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर जो है ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, बिल्कुल सही है। अभी आपने जस्ट देखा पर्टिकुलर क्रॉप ये लिखा हुआ है, अगर आपको याद होगा नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए, तो ये पहले आउट हो गया। प्रोवाइडिंग पेंशन टू ओल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट पर्सन, इसका कोई लेना देना नहीं है, पेंशन वेंशन का कोई सिस्टम नहीं है। फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोई लेना देना नहीं है। इसका बेसिकली स्मॉल एंटरप्रेन्योर से लेना देना है। ये चीज क्लियर है, तो आंसर विल बी ए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आप अगर देख सकते हो इस क्वेश्चन में अगेन आपको करेक्ट के बारे में है, आप बिल्कुल टाइम लो 5 सेकंड का और फिर से इस क्वेश्चन पे आओ। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, एमएसपी इज लीगली इन्फोर्सेबल एंड फार्मर आर गारंटीड प्रोक्योरमेंट एट द टाइम एट दैट प्राइस। सेकंड इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंड एमएसपी बट द फाइनल अप्रूवल इज गिवन बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। एमएसपी इज अनाउंस्ड फॉर बोथ फूड क्रॉप एंड नॉन फूड क्रॉप, ठीक है। अगर अगर आपको इतनी जानकारी है कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आज के दिन
लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर आपको इतनी जानकारी है और आप थोड़ा दिमाग लगा लेते कि अगर ये लीगली इन्फोर्सेबल होता तो इतना बड़ा मसला एग्रीकल्चर बिल्स के अराउंड में नहीं होता। तो अगर आपको ये चीज पता है और क्वेश्चन करेक्ट पूछ रही है तो आप पहला स्टेटमेंट को ही इनकरेक्ट कर सकते हो कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो अगर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली आंसर्स पे पहुंच जाते हो, दैट इज कॉल्ड 2 एंड 3। बट स्टिल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंड एमएसपी, बिल्कुल सही है, बट द फाइनल अप्रूवल लाइज टू कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसमें आपको A2+FL का क्या कंसेप्ट होता है, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने अभी देखा कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इस कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को हेड कौन करता है? हु इज हेडिंग, हु इज हेडिंग दिस कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर? आज के दिन अभी आप अगर से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो मुझे आपको यह बताना है कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को हेड कौन करता है और कौन सी ऐसी कैबिनेट कमिटी है, कौन सी ऐसी कैबिनेट कमिटी है जिसको हेड डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर करता है। देयर आर सम कैबिनेट कमिटीज, कोई कैबिनेट कमिटी है जिसको हेड होम मिनिस्टर भी करता है, अमित शाह जी करते हैं, और एक कैबिनेट कमेटी है जिसको हेड राजनाथ सिंह भी करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सी कैबिनेट कमेटी है जिसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है और वो कौन सी है जिसको होम मिनिस्टर हेड करता है। ठीक है। और एमएसपी बिल्कुल सही बात है, फूड क्रॉप के लिए भी है और नॉन फूड क्रॉप के लिए भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर विल बी 2 एंड 3। एमएसपी पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, 2021 पे भी आया था, 2023 पे भी आया था, बार बार एमएसपी पे क्वेश्चन आते हैं। एमएसपी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो आपको एमएसपी के अराउंड में क्वेश्चन होना ही चाहिए। दूसरा एक और चीज है जो आप मुझे बताओ कि शुगर केन, शुगर केन, क्या शुगर केन कवर्ड है एमएसपी के अंदर में? क्या शुगर केन एमएसपी के अंदर में कवर्ड है? और अगर नहीं कवर्ड है तो शुगर केन के जो प्राइस है उसको हम क्या बोलते हैं? एमएसपी नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं बताओ। तो अगर आप देख सकते हो यूपीएससी ने 2023 में एमएसपी के अराउंड में क्या क्वेश्चन पूछी है, इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर निगर सीड। सवाल है, निगर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज निगर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। अब देखो पता है एक्जैक्टली क्या है, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि इंडिया इतनी डाइवर्स है, इतनी डाइवर्स है कि लिटरली आप इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बोल रहे हो तो आप काफी नैरो सोच रहे हो। इंडिया में इतनी ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनमें से अगर किसी एक ने भी लिटरली निगर का इस्तेमाल कुकिंग के लिए कर लिया है तो आपका ये स्टेटमेंट जो है गड़बड़ हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट ये गड़बड़ हो जाएगा। तो एनी डे थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट किसी भी सिचुएशंस में। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज निगर सीड फॉर कुकिंग, दैट इज करेक्ट। सो एनी डे आपको पता है कि एक स्टेटमेंट तो मेरा कंफर्म सही हो गया, ठीक है। बट सेकंड स्टेटमेंट है कि निगर इज कल्टीवेटेड एज खरीफ क्रॉप, ठीक है। अब सवाल है कि अब यहां पे अगर आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप नहीं पता है तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। तो आपको एग्जैक्टली होमवर्क के तौर पे मैं आपको एक चीज देता हूं कि आपको मुझे बताना है कि क्या वो फेमस खरीफ क्रॉप्स होते हैं, क्या वो फेमस रबी क्रॉप है, और क्या वो फेमस जायद क्रॉप्स हैं, और इसका क्रॉपिंग सीजन क्या है, क्रॉपिंग सीजन क्या है। ये आपके होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं। इट इज नॉट दैट कि एमएसपी का क्वेश्चन है, अब देखो जो एमएसपी तो पूछा हुआ है, बिल्कुल एमएसपी मिलती है आपको निगर सीट पे, और ये जो निगर्स आपको खरीफ क्रॉप ही है। तो आंसर इसका ऑल थ्री हो गया, आंसर इसका ऑल थ्री हो गया। तो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपका जो छोटा काम है वो ये है कि आपको मुझे खरीफ क्रॉप बताना है, आपको मुझे रबी क्रॉप के बारे में बताना है, और आपको मुझे जैद क्रॉप के बराबर बातें में बताना है, और बताना है कि इसके क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, किस टाइम पीरियड पे इसको सो किया जाता है, किस टाइम पे इस पे हार्वेस्ट किया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन टू लर्न मोर, क्योंकि हो सकता है कि आप नहीं लिखेंगे, कोई दूसरा लिख रहा होगा और शायद वही आपकी जगह की सीट ले जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको वो लेवल का एफर्ट, वो लेवल का डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं दिखाएंगे तो कोई दूसरा दिखा रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों मैं पहले, क्यों मैं दूसरा कर ले, ये करते करते आप समझ लो आप पीछे रह जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलने का आप ही को तय करना पड़ेगा, और उसके लिए बार बार मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लाइफ में आपको ये चीज समझना होगा कि दोनों चीज का इंटरप्ले काम करता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
तो जो बाहर का जो मोटिवेशन है, जो मैंने आपको दिया होगा, वो भले ही आपको शाम तक खत्म हो जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखिए, आपकी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो आपको सबसे आगे लेके जाएगी। ये जो आज के दिन मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलो, अगर वो चीज़ आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हर्ट नहीं कर रही है, तो आपको अपने आप को रीचेक देने की ज़रूरत है। आप पढ़ते-पढ़ते खो मत जाओ। आपको बिल्कुल जो सवाल दिए गए हैं, एकदम विद्यार्थी की तरह उन सवालों को अपने जवाब अपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ताकि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, उस पे फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, उस पे कॉमा लगने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट हमेशा इस चीज़ को समझेगा और उसका काम आगे बढ़ाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वही सीरियस एस्पिरेंट हो और शायद मेरी और आपकी बात जो है वो सामने-सामने हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं आगे। अगर आप देख रहे हो कि झूम कल्टीवेशन के बारे में अगर हम बात करें, झूम कल्टीवेशन के बारे में, ये अगर क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी के हर एनसीईआरटी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, इनका जिक्र है। तो आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है, इट इज लोकली नोन एज झूम इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सेकेंड, इट इज कंसंट्रेटेड इन वेस्टर्न घाट ओनली। इट इज कंसंट्रेटेड इन वेस्टर्न घाट ओनली। थर्ड स्टेटमेंट, it involves slash and burn technique leading to soil degradation and if repeated frequently। अब स्लैश एंड बर्न का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये एक पैच ऑफ लैंड है, ये पैच ऑफ लैंड है, तो यहां पे अगर क्रॉप्स उगे थे, तो यहां पे आग लगा दी जाती है वापस इसके रीगेन करने के लिए। तब तक यहां पे खेती की जाती है इसको रीगेन करने के लिए, इसकी फर्टिलिटी वापस लाने के लिए। तो इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन टाइप का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, ये ट्रेडिशनल तरीका है अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को वापस रीगेन करने का। तो जो पहला स्टेटमेंट है, उससे पहले मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा। दूसरा स्टेटमेंट एग्जैक्टली बोला है कि इट इज कंसंट्रेटेड इन वेस्टर्न घाट ओनली। आप खुद सोचो कि अगर पहला स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो किसी जन्म में सही नहीं हो सकता। आप खुद दिमाग लगाओ, वेस्टर्न घाट कहां, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहां। तो अगर पहला स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा तो इस जन्म में कभी सही हो ही नहीं सकता ना। वेस्टर्न घाट किधर है, नॉर्थ ईस्ट किधर है? वेस्टर्न घाट इधर है, नॉर्थ ईस्ट इधर है, कोई मतलब नहीं है, सीधी बात है। और वेस्टर्न घाट में ही सिर्फ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगी, ये सोचना ही बहुत नैरो है। सिर्फ ओनली, कोई मतलब नहीं है। एनी डे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3। आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यस बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में इसका नाम झूम है। और बिल्कुल ये स्लैश एंड बर्न टेक्निक को अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, इट विल लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। और अगर आपको पता है, पंजाब हरियाणा में ये चीज, पराली जलाने के कारण जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो दिल्ली एरिया में काफी ज्यादा पारामाउंटेड, बहुत ज्यादा पारामाउंटेड है दिल्ली में। और उस कारण से आप समझ सकते हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया में, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है हमारी, वो बिगड़ जाती है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारी, वो बहुत बिगड़ जाती है। आप देखोगे दिल्ली में आके समथिंग कुछ कुछ जगह की, जैसे करोल बाग वगैरह की, 500 से 800 के रेंज में आती है। तो आपको मुझे ये बताना कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज है, कौन कौन सी गैसेज है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस है, और किस बेसिस पे आप किसी भी एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिसाइड करते हो। तो आप मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से कौन सी गैसेस का डिटर्मिनेशन डिसाइड करेगा कि किस एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग अहेड, अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ नेम्स है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशंस के, जिसको कभी भी आपको मैच द कॉलम के टाइम पे पूछा जा सकता है। जैसे आज के दिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसका नाम झूमिंग है, या झूम हम कह सकते हैं। वहीं पे मणिपुर में इसका नाम पमलऊ है। छत्तीसगढ़ में दीपा नाम है। सेम अंडमान एंड निकोबार में भी दीपा नाम है। मध्य प्रदेश में इसका नाम बेवार या दहिया है। आंध्र प्रदेश में नाम इसका पोडू या पेंडा है। उड़ीसा में इसका नाम भृंगा या फिर कोम्बन है। यहीं पे वेस्टर्न घाट में इसका नाम कुमारी है। राजस्थान में इसको वेल्टर कहते हैं, और हिमालय बेल्ट में इसको खिल कहते हैं, जबकि झारखंड में ये कुरुवा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से लिफ्टेड डायग्राम है, और यूपीएससी ने मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे हैं। यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पे अगर वर्ल्ड ओवर इसका नाम देखोगे, तो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में नाम इसका मिल्पा है। वेनेजुला में इसका नाम कोनुको है।
ब्राजील में रोको है, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले है, इंडोनेशिया में लदांग है और वियतनाम में रे है। अगेन मैं ये बोल रहा हूं, स्टेटमेंट आपको ये कैसे भी बना के पूछ सकते हैं, आपको ये मैच द कॉलम में आ सकता है, आपको ये नॉर्मल स्टेटमेंट में आ सकता है, बट एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आई पर्सनली वांट कि आप कोई निमोनिक्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट इसको याद रखो, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस आए हैं पहले भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पे। तो आपको मैंने जो होमवर्क दिया था वो ये था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिलीज करती है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैसेस कौन कौन से हैं, गैसेस कौन कौन सी हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में गैसेस कौन कौन सी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से याद आया, ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये ये बनी किस एक्ट से है, ये बॉर्न किस एक्ट से हुई है, और ये पावर किस एक्ट से डिराइव करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये किस एक्ट से बॉर्न हुई है और ये पावर किस एक्ट से डिराइव करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आया है, तो यू मस्ट टेल दैट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस एक्ट से बॉर्न हुई है और किस एक्ट से ये पावर डिराइव करती है। बार बार क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेम फॉर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसी से बनी है जिससे हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आपको ये चीज कमेंट सेक्शन में बतानी है, ताकि एग्जैक्टली एक आइडिया लगे, एक डेटाबेस हमारा तैयार हो और हम एज ए लर्निंग प्रोसेस को, एक होता है ना, एक लर्निंग प्रोसेस को इनिशिएट कर पाए। हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर के अराउंड में भी है, बार बार अर्थक्वेक के अराउंड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोलंबिया में अर्थक्वेक आई है 7.4 रिक्टर स्केल की, 7.4 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड की एक अर्थक्वेक आई है, जो कोलंबिया में बहुत ज्यादा डेवास्टेशन लाइफ की प्रॉपर्टी की है। तो सवाल यहां पे आ जाता है कि अर्थक्वेक एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है, करंट अफेयर के एंगल से भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको करेक्ट पूछ रही है, बिल्कुल ट्राई करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पी वेव आर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नेचर। सेकंड है एस वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जहां तक रहा लॉन्गिट्यूडनल नेचर और ट्रांसफर्स की लेवल की बात है, तो आपको ये चीज समझना होगा कि एक कंसेप्ट है, जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ओरिजिन अर्थक्वेक का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, उसको हम लोग हाइपोसेंटर हाइपोसेंटर या फिर हम फोकस कहते हैं। जहां पे जैसे मान लो कि अर्थ के 100 किलोमीटर नीचे अगर वहां पे ओरिजिनेट होता है, तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड फोकस या हाइपोसेंटर। जो अर्थ पे उसका असर जहां पे ऊपर में जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर जहां पे होता है, दैट इज कॉल्ड इपीसेंटर। इपीसेंटर, यहां से फिर वाइब्रेशंस निकलेंगे, यहां से फिर वाइब्रेशंस लिखेंगे, और ये वाइब्रेशंस जो निकलेंगे वो दो वेव्स के थ्रू निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव स्टैंड फॉर प्राइमरी वेव, जहां की एस वेव जो है वो सेकेंडरी वेव के लिए बोलते हैं। अब प्राइमरी वेव जो है ना, वो एग्जैक्टली एक तरीके से आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल्स मतलब एग्जैक्टली जो वेव का प्रोपोगेशन होता है वो वेव की डायरेक्शन में ही होता है, जबकि एस वेव जो है वो आपको ट्रांसवर्सी नेचर होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर नेचर इसका वाइब्रेशंस होंगे। तो ये जो पी और एस वेव है, जिसको हम लोग एग्जैक्टली बॉडी वेव्स कहते हैं, बॉडी वेव्स। तो ये बॉडी वेव्स है पी और एस वेव। तो पी जो है वो हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है, जबकि एस वेव जो है वो क्या है, एस आपको ट्रांसवर्सी नेचर है। पी वेव जो है वो आज के दिन, पी जो है वो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में फ्लो करती है, जबकि एक्चुअली एस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू जाती है। और ये एग्जैक्टली हमको हाईलाइट क्या करती है, इसी कारण से क्या इंटीरियर है अर्थ का, इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो हमें इसी कारण से पता चला कि कहां पे शैडो जोन है, कहां पे नहीं है। ये जानने के बाद ही हम डिसाइड कर पाए कि कौन सा एरिया जो है वो किस मटेरियल का बना है, कौन सा एरिया जो है वो लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है, कोर कैसा है, कहां डिसकंटिन्यूटी है। ये हमें एग्जैक्टली इन्हीं के नेचर्स के कारण पता चला। तो अगर आप देखते हो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है, जबकि सेकंड गलत है, क्योंकि सेकंड जो है एस वेव के बारे में नहीं है। एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होता है, जबकि एक्चुअली पी वेव ही है वो जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के थ्रू पास होता है। तो इसका आंसर होता है वन ओनली, इसका आंसर होता है वन ओनली। अगर आप जस्ट देख रहे हो तो ये एपी सेंटर वो एरिया है जहां पे धरती पे हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक ऊपर में कहां पे है, जबकि एक्चुअली हाइपोसेंटर या फोकस वो एरिया है जहां से वो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। जब यही बॉडी वेव्स जब यही बॉडी वेव्स जब बॉडी वेव्स में पी और एस वेव जो है, जब वही बॉडी वेव सरफेस से जाके टकरा जाती हैं,
तो फिर वो सरफेस वेव को जन्म देती है, सरफेस वेव को जन्म देती है। और दो टाइप के बेसिकली सरफेस वेव होते हैं, दैट इज लव वेव एंड द अदर इज रेलिंग वेव। लव वेव एंड रेली वेव, और ये लव और रेली वेव जो है वो काफी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर के हैं। जो सबसे ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है वो लव और रेली वेव के अराउंड में ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली जो कोलंबिया में अर्थक्वेक हुआ है, कोलंबिया में अर्थक्वेक हुआ है, वो एग्जैक्टली इसलिए हुआ है क्योंकि जो नास्का प्लेट है वो सब्जेक्ट कर गई है आपको नॉर्थ साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी डिफरेंस के कारण ये होता है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि कन्वर्जेंस प्लेट क्या होता है, कन्वर्जेंस प्लेट क्या होता है, डाइवर्जेंस प्लेट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार जो मैग्नीट्यूड है किसी अर्थक्वेक का मेजर करने के लिए जो बॉडी है दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। वहीं पे इंटेंसिटी मैप करती है मर्केली स्केल। ये मेजरमेंट के पैमाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया के लेवल पे देखते हो तो इंडिया आज के दिन बहुत सारे सिस्मिक जोन्स में डिवाइडेड है। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कर रखा है। खासतौर पे जोन नंबर 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ये 4 जोन्स है जिसके बेसिस पे जोनेशन हुई है इंडिया के लैंड मास की। और अगर आप देखते हो जोन 5 वो एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा खतरा है बेसिकली, अर्थक्वेक प्रोन एरिया। जबकि जोन 2 वो एरिया है जहां पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया काफी कम नेचर का है। बहुत सारे अर्थक्वेक के सिनेरियो हो रखे जैसे 1950s में, 1934 में, 2001 में, 2004 का सुनामी में, 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था। ये सारा चीज ये दिखाता है कि अर्थक्वेक एक रिकरिंग फैक्टर है। अभी कोलंबियन अर्थक्वेक करंट अफेयर में है, उससे पहले वेनेजुला में अर्थक्वेक हुआ था। तो आपके लिए अर्थक्वेक एक थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस बार बार आएंगे और आपको अपने आप को बेटर करने के लिए इसको बार बार रिविजिट करने की जरूरत है, बार बार रिविजिट करने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से हम पीवाईक्यू के राउंड में सारी थीमेटिक एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स थे हमारे उसके अंदर में हमने पूरी कोशिश की थी कि किस तरीके से हम एक टॉपिक के राउंड में 360 डिग्री तरीके से एनालाइज करते हैं। फ्यूचर क्लासेस में जब हम क्यूडीएनए की सीरीज में आएंगे तो हम इस चीज को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कोशिश करूंगा, मैं आपको बिल्कुल इन्वोक करूंगा इस चीज के लिए कि जो भी बच्चे इन क्वेश्चंस में जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उनको बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखें और उसके बारे में आपको जो भी पता चला उसको लिखें ताकि आप अपने पीयर्स का भी हेल्प कर पाए, क्योंकि नॉलेज जो है वो बांटने से और ज्यादा बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो ग्रोथ प्रोसेस है इसकी जो सवारी है आपकी एपिसोड नंबर 1 से हुई है, ये आपकी दूसरी एपिसोड है। आने वाले दिनों में 3rd एपिसोड भी आएगा, 4th एपिसोड भी आएगा और इससे आप क्या होता है आपकी जो नॉलेज जर्नी है वो ऐसी ही आगे बढ़ती रहेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।